बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमन आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपका दिन खैरियत से गुजरे। और इसके साथ साथ अगर मौसम की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मौसम शदीद सर्द है। नॉर्दर्न एरियाज़ में बर्फबारी हो रही है, जबकि पंजाब और सिंध में इस वक्त मौसम इतना सर्द, बलोचिस्तान में भी सर्दी है, KP में भी सर्दी है। तो एहतियात कीजिए क्योंकि सर्दी में बीमार भी हो सकते हैं आप। हाँ, सर्दी में बीमार भी हो सकते हैं और उस बीमारी को गलत रंग भी दिया जा सकता है। ऑल्दो कोरोना इज वेरी मच सीरियस एंड रियल, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं बट दे आर हैविंग फ्लू, खांसी या कॉमन कोल्ड जो है, एग्जैक्टली सीजनल बीमारी जो है वो भी एग्जिस्ट करती है। तो अपने आप को प्लीज बचा कर रखें, गर्म कपड़े पहने और अगर आप स्वेटर पहनना चाहते हैं तो स्टाइलिश भी लग सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है। एनीवेज जी, अब दिन भर की डेवलपमेंट कल क्या रही, पॉलिटिकल एक्टिविटीज क्या हैं और इसके साथ साथ मौसम की सूरत हाल, जहां बर्फबारी का आपने जिक्र किया, तो इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमत में 18 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। बिजली का औसत टैरिफ 13 रुपए 35 पैसे से बढ़कर 13 रुपए 53 पैसे फी यूनिट हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को फौज मुखालिफ बयानिए का मौसर जवाब देने की हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि सियासी मंजरनामा बदलता नहीं दिखाई देता, हालात जल्द नॉर्मल हो जाएंगे। कब और किससे डायलॉग करना है ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तय करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद जारी 24 घंटों में 63 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में मजीद 1774 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर में लर्ज़ाखेज वारदात, 7 साल की बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। मुलजिमों का कत्ल के बाद भी ज्यादती का एतराफ, 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुल्तान में एक और हवा की बेटी हवस की भेंट चढ़ गई। थाना शाहरुख ने आलम की हदूद में 55 साल शख्स की 9 साल बच्ची से अगवा के बाद ज्यादती, तशवीशनाक हालत में निस्सर अस्पताल मुंतकिल। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का। सबसे पहले पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर देख लेते हैं कल किसने कहां पर क्या बात की। जमहूरी हुकूमत से पे ऐसा प्रेशर डालना जिससे कि उनको अपने केस में आसानियां मिलें, सब ठीक हो जाएगा। मरियम नवाज की गर्दन से जो बीमारी और उनके दिमाग तक जा चुकी है, एक फ्रस्ट्रेशन, एक बेचारगी और एक परेशानी और एक रोना धोना जो उसने मचाया हुआ है इक़्तिदार की भूख के अंदर। जरदारी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की क्योंकि प्लेयर तो वही है। उन्होंने कहा मैं दूध में से मक्खी निकाल लेता हूँ और इसी तरह PDM को मक्खी की तरह उठा के दूध से बाहर फेंका और अपने आप को डिस्कनेक्ट किया और कहा जमहूरियत जो है वो सबसे बड़ा रिवेंज है। इसका मतलब कोई इस्तीफे नहीं आने वाले। इन सब लोगों की लड़ाई इमरान खान से ज्यादा नैब के साथ है। लॉन्ग मार्च में और लॉन्ग मार्च में फर्क होता है। लॉन्ग मार्च होता है और लॉन्ग मार्च होता है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर तो हम बात करेंगे तफसीलन, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है, लेकिन इसके अलावा जो एक और एक्टिविटी हुई और आवाम के लिए कतई तौर पर ये अच्छी खबर नहीं कि एक बार फिर वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमत में 18 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। 18 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। पावर डिवीजन ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी किया और इसके मुताबिक अब जो एवरेज टैरिफ है वो 13 रुपए 35 पैसे से बढ़कर 13 रुपए 53 पैसे हो गया है और ये इजाफा गुज़िश्ता माली साल की दूसरी और तीसरी समाही की एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि बिजली की कीमत में होने वाला 18 पैसे फी यूनिट इजाफा 10 माह तक जारी रहेगा और नोटिफिकेशन के मुताबिक ये भी बताया गया कि 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के टैरिफ में 15 पैसे फी यूनिट इजाफा, जबकि 300 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर 3 पैसे फी यूनिट इजाफा चार्ज होगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि हर एक महीने बाद हम कोई ना कोई एडजस्टमेंट बता देते हैं और फिर कैलकुलेशन में हम पड़ जाएं। असल में आफ्टर फैक्ट्स वो ये है कि आपकी बिजली महंगी से महंगी होती जा रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा। कभी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हम अब दिसंबर में बैठे हुए अक्टूबर, सितंबर, नवंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट पे
कर रहे होते हैं, फिर क्वार्टरली एक अलग आ जाता है, फिर समाही अलग आ जाता है। आपको याद होगा पिछले दिनों हमने क्वार्टरली भी डिस्कस किया था, व्हेन यू मेड इट क्लियर टू मी कि इट्स 4 मंथ्स वाला, और अब नाउ इट्स समाही। तो मतलब मुझे तो लगता है पूरे साल की एडजस्टमेंट भी एक दफा ये ले लेंगे और बिजली की कीमतें बढ़ा देंगे। अच्छा, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन ये है जी कि 300 यूनिट, अगर आपके 300 यूनिट से कम बिल आया है तो आपकी पर यूनिट जो है वो 15 पैसे इजाफा होगा, और अगर 300 से 1 यूनिट भी ज्यादा है तो वो टोटल मिलाकर 18 पैसे हो जाएगा, यानी कि 3 पैसे मजीद और देने पड़ेंगे 300 यूनिट से ज्यादा वालों का। और फिर इसके साथ साथ ये हमेशा कहा जाता है कि जी इसका इतलाक जो है वो के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर नहीं होगा, और 18 पैसे इजाफे के हवाले से तर्जुमान वजारत बिजली ने यह भी कहा है कि ऐलान करदा इजाफे से बिजली सारिफीन के मौजूदा टैरिफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि नाफिजुल अमल टैरिफ की मियाद खत्म होने पर याद दहानी नोट भी जारी किया गया है। तमाम स्लैब के लिए बिजली की मौजूदा फी यूनिट कीमत बरकरार रहेगी। और इसके साथ साथ जो दूसरी तरफ बताया गया कि बिजली का नर्ख बढ़ाने के लिए IMF की शराइत पर अमल दरामद भी शुरू किया गया, क्योंकि IMF की शराइत थी कि टैक्सेस जो हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस कम किए जाएं और डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा लगाए जाएं, बिजली की कीमत बढ़ाई जाए, लाइन लॉसेस को कवर किया जाए। इसलिए अब नेपरा ने बिजली की 3 तकसीम कार कंपनियों के टैरिफ में इजाफे की तजवीज़ भी दी है, जिसके तहत गुजरांवाला, मुल्तान और सखर के सारिफीन से 916 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। सबसे ज्यादा बोझ मुल्तान रीजन के सारिफीन पर पड़ेगा, जिनसे 553 अरब रुपए वसूल करने की मंजूरी भी दी गई है। इसके साथ साथ गैपको सारिफीन पर 334 अरब और सेपको यानी कि सखर की जो तकसीमकार कंपनी है उस रीजन के सारिफीन से 16 अरब रुपए का इजाफी बोझ वसूल किया जाएगा। नेपरा हुकाम ने यह भी कहा कि इस फैसले की रोशनी में बिजली का यूनिफॉर्म टैरिफ लागू किया जाएगा और इसका इतलाक हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि ओवरऑल जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसमें हमने ये देखा कि लाइन लॉसेस हों, चाहे वो बिजली चोरी हो, चाहे वो दीगर ट्रांसमिशन लाइंस की वजह से जो नुकसान हो रहा है और तकसीमकार कंपनी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसकी वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट ये पड़ा है कि जो आप बिजली फराहम कर रहे हैं उतना बिल वसूल भी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मजीद सर्कुलर डेट भी बढ़ता जा रहा है। और इसका बोझ इनडायरेक्टली कहा जाए या डायरेक्टली कहा जाए तो आम सार्फिन जो रेगुलर बिल अदा करते हैं उन पर पड़ रहा है। आई थिंक मैं डायरेक्टली ही बोलूंगी, वो लाइन लॉसेस हो, ट्रांसमिशन लाइंस हो, बिजली चोरी हो, बिजली दे रहे हैं, बिजली बिल दे रहे हैं, सूरत हाल हो, बोझ जो है वो ना तकसीमकार कंपनी बर्दाश्त करती है ना वापदा बर्दाश्त करती है, बोझ हम लोगों पर डाला जाता है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि 18 पैसे ही तो बड़ा है ना, ये 18 पैसे कर करके आप देखिए यूनिट कहां से कहां पहुंच गया, और ऑल टुगेदर आपके यूनिट्स में जितने यूनिट्स इस्तेमाल होंगे उतने 18 पैसे जो है वो पर यूनिट ऐड होता रहेगा। लेकिन आप स्लैब के हवाले से ना वो डिस्कस करते रहें, कैलकुलेट करते रहें, और इसी में आप जब आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर आप कहेंगे चलो छोड़ो, अच्छा जितना भी आया आप देना पड़ेगा और कोई सूरत हाल नहीं है। बहरहाल जी बिजली की सूरत हाल तो ये रही। दूसरी तरफ अगर हम जिक्र कर लें मुल्क भर में या आलमी वबा कोरोना की कि दुनिया भर में किस कदर तबाहकारियां उसकी जारी हैं, गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में भी मजीद 63 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। और इसके साथ साथ मरने वालों की कुल तादाद अब तक 9,992 हो चुकी है। और गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो कोरोना के 1,776 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जो कि रिलेटिवली थोड़ा देखा गया है कि कम हुए हैं। 3,000 से अब दोबारा से 2,000 से नीचे आ गए नंबर, जो कि एक खुशाइंद बात है। लेकिन अगर मुजमुई तादाद बताएं आपको तो 4,75,085 अब तक कोरोना के जो पेशेंट्स हैं पाकिस्तान में रजिस्टर हो चुके हैं। बिल्कुल। और रेशो की बात करें मस्बत केसेस की तो वो 6.13 रही। कराची में इस वक्त शरह जो है वो सबसे ज़्यादा है 14.18, बट हमने ये भी देखा कि 18.9 तक भी ये रेशो गई थी। कोरोना की सिचुएशन क्या है, हॉस्पिटल्स में मरीजों की सूरत हाल क्या है, और अब जबकि कुछ साइंसदान, कुछ रिसर्चर्स ये भी कह रहे हैं कि इट्स गोना बी अ थर्ड वेव नाउ, क्योंकि हमें याद है उस दिन प्रोफेसर डॉक्टर अता साहब ये भी कह रहे थे कि सेकेंड वेव का पीक पहुंच चुका था और अब थोड़ा सा ग्राफ में डिक्लाइन आना शुरू हो गया, जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि केसेस थोड़े से कंट्रोल हैं। बट देन अगेन ऐसी खबर भी आई कि थर्ड वेव शायद शुरू हो जाएगी जनवरी 2021 से। अल्लाह ना करे जी, बड़ी उम्मीदों के साथ नया साल शुरू होने जा रहा है। 2020 बहुत मुश्किल से बड़ा ही टफ ईयर गुजरा, लेकिन आने वाले साल में या आने वाले मौसम की सख्ती में कोरोना की सिचुएशन क्या रहेगी, इस पर हम बात करेंगे। जनरल फिजिशियन हमारे साथ मौजूद हैं, कोरोना एडवाइजरी ग्रुप की मेंबर भी हैं, डॉक्टर सोमिया इक्तदार, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वेरी गुड मॉर्निंग आपका। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इस वक्त हम बात करें ओवरऑल कोरोना की जो इम्पैक्ट है वो तो अपनी जानिब, लेकिन जो पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन है, क्या आपको लग रहा है जो सेकंड वेव है, या फिर कुछ डॉक्टर्स तो ये भी कहते हैं कि फर्स्ट वेव ही थोड़ा सा नीचे जाकर दोबारा से ऊपर इसका राइजिंग स्टेटस आया है। अब आप बताएं कि इस वक्त क्या स्टेटस है कोरोना केसेस का, क्योंकि मस्बत रेशो भी थोड़ी कम हुई है। जी डॉक्टर साहब आप सुन पा रही हैं हमें?
जी जी, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही थी। जी डॉक्टर साहबा, मैं पूछ रहा था कि इस वक्त जो सिचुएशन है, आपको क्या लगता है कि जो सेकंड वेव है उसकी क्या इस वक्त इम्पैक्ट है, और जो रेशियो पॉजिटिव है वो आपको क्या लग रहा है कि कुछ बेहतरी की तरफ जा रही है या नहीं? जी जी, अभी सर बिल्कुल, जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ केसेस हैं वो ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग फेज में है। और अगर आप एवरेज वीकली केसेस की बात करें तो पिछले 4 वीक्स का जो ट्रेंड है वो हमारे पास डिक्लाइनिंग है। सो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी बेहतरी हमें नंबर वाइज नजर आ रही है, जिसमें नंबर ऑफ केसेस डेली रिपोर्टेड भी और जो केस पॉजिटिविटी है उसमें भी एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड आया है। लेकिन जब भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड की मैं बात करती हूँ तो हमेशा एक कॉशन के साथ बात करती हूँ, क्योंकि हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं और हमें लगता है कि अब दिस इज डाइंग ऑफ दिस वेव और हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ चलते हैं। सो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जरूर जाएं, लेकिन विद दिस कॉशन कि हमने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। पिछली दफ़ा भी आपने देखा फर्स्ट वेव के बाद लोगों के रवैयों में कि वो बहुत कैजुअल हो गए, मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन जो हम डे 1 से लोगों को एडवाइस कर रहे हैं उसमें बहुत कमी आ गई, और फिर हमारे पास नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो गए। सो दो आई हैव अ गुड न्यूज़ कि जो ट्रेंड है वो हमारे पास डिक्लाइनिंग है और केस पॉजिटिविटी भी थ्रू आउट द कंट्री एंड प्रोविंस पंजाब में कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि खुदा ना खास्ता ये दोबारा से भी बढ़ सकती है और हमारे नंबर ऑफ केसेस दोबारा भी बढ़ सकते हैं, तो हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, आपने कहा कि बहुत एहतियात की ज़रूरत है और नो डाउट एहतियात का दामन हमने अभी हाथ से नहीं छोड़ना, मास्क को नहीं उतारना, हाथ धोना बंद नहीं करने। लेकिन कुछ लोग अब ये भी कह रहे हैं कि थर्ड वेव शायद पाकिस्तान में एंटर होने जा रही है एंड ऑल्सो वायरस म्यूटेट कर रहा है, तो क्या हमें और ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है? सिवल देखें, ये वायरसेस में ये एक इननेट प्रॉपर्टी होती है कि ये चेंज होते रहते हैं, अपनी साख तब्दील करते रहते हैं। मैं हमेशा इसकी मिसाल इन्फ्लुएंजा वायरस से देती हूँ कि आपने देखा कि हर साल उसके नए स्ट्रेन जो हैं वो सर्कुलेट होते हैं। यूके से एक बहुत बड़ी खबर आई, ऑल्दो और भी कंट्रीज में यूके के अलावा जिसमें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें एक नया स्ट्रेन या नया वेरिएंट देखा गया जिसमें कुछ चेंजेस थी पिछले वेरिएंट के जरिए, और बताया गया कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी यानी एक से दूसरे को लगने की जो सलाहियत है वो 70% ज़्यादा है प्रीवियस स्ट्रेन से। और इसीलिए आपने देखा कि यूके में इसकी बहुत तेज़ी से शरह केसेस की बढ़ रही थी और अमवात भी हो रही थी। एंड यू नो दैट वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, और दुनिया ने जहाँ लोग एक दूसरे से जगह ट्रैवल करते हैं वो अपने साथ वायरसेस को भी कैरी करते हैं। तो एयर स्पेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है यूके की बहुत सारी कंट्रीज के साथ, और ट्रैवल के ऊपर पार्शल सा बैन है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी फॉर्म में किसी और मुल्क में कहीं ट्रैवल करते हुए वायरस यहाँ पहुंच ही जाता है, और फिर जब एक जगह पहुंच जाता है तो फिर इसकी प्रोपेगेशन को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इट्स टू अर्ली टू से कि वी आर जस्ट कंप्लीटली सेफ एंड आउट ऑफ द सेकंड वेव और थर्ड वेव में हम नहीं जा रहे। हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है और केयरफुली मॉनिटर करने की ज़रूरत है, स्पेशली लोगों को जो ट्रैवल हिस्ट्री के साथ आ रहे हैं, स्पेशली यूके की ट्रैवल हिस्ट्री के साथ, ताकि अगर खुदा न खास्ता वो स्ट्रेन यहाँ पहुंचे तो हम जो मेजर्स हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो टाइमली ले सकें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहबा, जिस तरह से आप एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर हैं कोरोना की, तो आपने ओवरऑल जो बताया इस वक्त सिचुएशन ठीक है, बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन साथ साथ अगर बात करें हम जो मैयत लेने हैं गवर्नमेंट ने, लॉकडाउन की बात करें, स्मार्ट लॉकडाउन की बात करें, लाहौर में, कराची में, मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन लग रहे हैं, मज़ीद भी सख्ती होने जा रही है, आपको लग रहा है कि इस वक्त इसमें इम्पैक्ट जिस तरह से इसका पड़ रहा है वो उसका रिजल्ट्स भी नज़र आ रहे हैं लॉकडाउन के, या फिर नहीं नज़र आ रहे? क्योंकि स्पेसिफिकली स्मार्ट लॉकडाउन की अगर बात करें आप देखें बुजुर्ग, केसेस आपके सामने हैं, केस पॉजिटिविटी रेट आपके सामने है। मैंने बताया कि पिछले 4 वीक्स का अगर हम वीकली एवरेज नंबर ऑफ केसेस का लें तो वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, यानी पिछले 1 माह से हर हफ्ते की अगर हम एवरेज लें तो हर हफ्ते पिछले हफ्ते से कम केसेस आते रहे हैं। सो ऑब्वियसली ये जो मेजर्स होते हैं, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज होती हैं जिसमें हम कंटेन करना चाहते हैं वायरस को बाय स्मार्ट लॉकडाउन्स, ये प्रोपगेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बेटर रिजल्ट्स, और ये हमारे सामने भी आ रहा है और डाटा हमें शो भी यही कर रहा है कि ये मेजर्स बहुत इफेक्टिव रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जाते जाते ये भी कहिएगा कि हम कितना रिलाई कर सकते हैं ऑन दीज ग्राफ्स
एंड फैक्ट्स, क्योंकि ये आप भी समझती हैं और आप भी देखती हैं इर्द गिर्द लोग टेस्ट कराने से कतराते हैं, लोग करा ही नहीं रहे हैं, उनको सिम्टम्स और साइंस होते हैं तो वो या तो उसको डिनाइल में होते हैं कि ये मुझे नज़ला और जुकाम है खुद ही ठीक हो जाएगा, या खुद ही घर में सेल्फ आइसोलेशन में चले जाते हैं, ना टेस्ट कराते हैं ना रिपोर्ट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कितनी बड़ी परसेंटेज है ऐसे लोगों की जो विदाउट टेस्टिंग एग्जिस्ट कर रही है हमारे आसपास? देखिए सीमल, जो ग्राफ्स और डेटा होता है वो ऑब्वियसली बेस्ड होता है नंबर ऑफ टेस्ट पे, लेकिन ये बात भी हमें जहन में रखना चाहिए कि ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एक पॉपुलेशन के। सो अगर पहले भी 100 में से 50% लोग टेस्ट नहीं करा रहे थे तो अब भी शायद 50% लोग टेस्ट नहीं करा रहे होंगे, और अगर उसमें सस्टेनेबल ग्रेजुअल डिक्लाइन है तो ये हमें डिपिक्ट करता है कि ये सही डेटा है। सो आई टोटली एग्री विद यू कि कुछ लोग सेल्फ आइसोलेशन में चले जाते हैं और टेस्ट नहीं कराते और सिम्प्टोमेटिकली अपने आप को मैनेज कर लेते हैं और वो लेबल नहीं कभी होते कि वो कंफर्म केसेस है, लेकिन इनकी परसेंटेज जब जो पहले थी वही अब है। सो हम कंपेयर कर सकते हैं अपने प्रीवियस डाटा को इस डाटा से, और अगर उसी ट्रेंड को कि लोगों का वही बिहेवियर है दिमाग में रखें तो ये डाटा हमें बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है। राइट डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन ये कि जैसे कि बात की जाती है कि पाकिस्तान में कुछ बेहतर रिजल्ट्स आए ओवरऑल, अगर कंपैरिजन किया जाए दुनिया भर से कोरोना केसेस के हवाले से, आपको क्या लगता है ये हर्ड इम्यूनिटी की वजह से है या फिर नेचुरली पाकिस्तान में इम्यूनिटी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब, आपको मैं ये पूछना था कि क्या पाकिस्तान में जो केसेस की बेहतरी बताई जाती है कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बेहतर है, इसकी वजह हर्ड इम्यूनिटी है पाकिस्तान में या फिर ओवरऑल पाकिस्तान में इम्यूनिटी लोगों की बेहतर है? नहीं, हर्ड इम्यूनिटी तो बिल्कुल नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी तब डेवलप होती है जब 65 to 70% लोग एक कंट्री के वो इन्फेक्ट हो जाते हैं वायरस से और उनके अंदर एंटीबॉडीज जो है डेवलप हो जाती हैं। सो पाकिस्तान में तो नंबर कहीं भी किसी भी सूरत उस हर्ड इम्यूनिटी के करीब नहीं पहुंचता, ना ही वैक्सीनेशन हुई है, ना ही लोगों का इतना मैसिव एक्सपोजर हुआ है कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाए। पाकिस्तान में कोई जैसे जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं जो हर कौम के साथ स्पेशल होते हैं, कुछ ऐसे होस्ट फैक्टर्स होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं पेशेंट्स को बेटर कोपिंग अप विद। बिल्कुल ठीक है। I think it's the overall attitude, it's the government strategies and awareness also. ये सब चीज़ें हैं जो बड़ा important role play करती हैं पूरा इस ग्राफ को डिक्लाइन करने में, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको डिक्लाइन किया। पास्ट 4 वीक्स का अगर डाटा इकट्ठा करें तो उसको डिक्लाइन किया, दैट मीन्स कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एहतियात का दामन नहीं छोड़ते। में जब डॉक्टर साहिबा बार बार ये बात कर रही थी तो मुझे एक चीज़ याद आ रही थी कि पास्ट 4 वीक्स में बहुत जलसे हुए हैं, इवन लाहौर में भी जलसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कोरोना का ग्राफ डाउन गया है, तो इसका मतलब है कि आगे भी इंशाल्लाह इसका इम्पैक्ट ना ही पड़े और बेहतरी रहे, क्योंकि ओवरऑल हमारी भी यही दुआ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी। और अगर बात करें हम स्पेसिफिकली जब कोरोना की वजह से पाकिस्तान में जहाँ पर बड़े मसाइल आए, मेडिकल फैसिलिटीज़ में हमने देखा है कमी थी शुरू में, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने बड़ी जल्दी रिकवर किया है, और इसमें स्पेशल अगर किरदार अदा किसी ने किया है तो वो वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कारकर्दगी जो साल में बेहतरीन रही। बिल्कुल, साल में बेहतरीन रही है। साल 2020 वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कारकर्दगी नुमाया रही और पाकिस्तान ने इस शोबे में बहुत से संगे मील अबूर की और कई मंसूबों की संगे बुनियाद भी रखे। गुज़श्ता सालों की निस्बत पाकिस्तान की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत ने मस्बत तब्दीलियों का सेहरा मुल्क के नाम किया है। और इसके साथ साथ आलमी वबा कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी मुतहरिक रही खासी, और पाकिस्तानी साइंसदानों ने खुद ही मुल्क में वेंटिलेटर्स की कमी भी पूरी की। पहली बार पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स बने और इस तरफ सिचुएशन जारी कि अब हम एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं। और इसके साथ साथ कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर, हिफाजती किट सब पाकिस्तान में ही तैयार किए गए। और आपको याद होगा सैनिटाइजर्स आउट हो गए थे शेल्फ से, मास्क नहीं मिल रहे थे, एंड आई थिंक क्रेडिट गोज टू फवाद चौधरी साहब जिन्होंने बड़ा जबरदस्त ये काम किया। ऑल्दो जब उन्हें ये मिनिस्ट्री मिली थी तो उनको सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। साल 2020 में सेहत के मैदान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने अपने हार्ट स्टंट्स बना लिए, ना सिर्फ कोविड के लिए बल्कि ओवरऑल भी। एक्सरे मशीन बनाई, इलेक्ट्रॉनिक के शोबे में 2 और 3 पहियों वाली माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों को भी इसी साल मुतारिफ कराया गया है। और इस हवाले से वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि साल 2021 यानी कि आइंदा साल में भी अहम प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होंगे। और माहिरीन का ये भी कहना है कि अगर हुकूमत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे को मजीद संजीदा लेती है तो इसी तरह तरक्की करती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ पर बेहतर हो वहीं पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर पाकिस्तान काम करे तो काफ़ी मसाइल हल भी हो जाएंगे। बिल्कुल, इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात करते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट की। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल एक इजलास की सदारत भी की और उसमें खासी गुफ्तगू हुई पॉलिटिकल डेवलपमेंट की। तो उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज के खिलाफ सरगर्म नेटवर्क को बेनकाब किया जाए और जो पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ उसमें हुकूमत और फ़ौज के खिलाफ मुहिम, PDM जलसों और हुकूमती कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी गई। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर डिसइंफॉर्मेशन मुहिम की रिपोर्ट पेश करें और इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा जो इस इजलास में मौजूद थे शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने कहा इस मुहिम के पीछे अनासर को बेनकाब किया जाएगा। हुसैन हकानी नेटवर्क हुकूमत और इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहा है और यही नेटवर्क है जो ऑपोजिशन यानी कि बिलावल और मरियम को इमरान खान के साथ जोड़कर ब्रांड बनाना चाहता है। साथ ही साथ ये भी कहा कि 2 जूनियर सियासतदानों को कदावर सियासतदानों के हम पल्ला लाने की कोशिश की जा रही है और वज़ीर आज़म खासे नाला नजर आए। उन्होंने कहा कि मुसलसल इसके ऊपर मॉनिटरिंग की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत भी जारी की जाए। लेकिन इस इजलास में ये भी खबरें आई कि वो अपने तर्जुमानों से भी खासे नाराज भी नजर आए और उन्होंने कहा कि बेहतर तौर पर पार्टी की तर्जुमानी नहीं हो रही और इसमें मजीद सख्ती भी लाई जाए और जो जवाबात हैं उसमें भी तेजी लेके आई जाए। इजलास में ये भी कहा गया है कि मुशीर पार्लियामानी उमूर बाबर रहमान ने सेनेट इजलास एजेंडे पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ना तो PDM हुकूमत हटा सकती है ना ही हुकूमत ख़त्म होगी। और वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा है कि अगर सेनेट इजलास इदारों की तस्दीक के लिए बुलाया गया तो फिर वज़रा नज़र रखें, ब्लैकमेल करने के लिए इदारों पर प्रेशर नहीं डालने देंगे। और ये भी कहा कि हम कारकर्दगी में इस वक्त बेहतर जा रहे हैं, शानदार मोड़ पर खड़े हैं और अगर कोरोना में पाकिस्तान और चीन मुआशी तौर पर मुस्तहकम हुए हैं, पाकिस्तान ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, जबकि अगर भारत की खुसूसी बात की जाए तो भारत हमसाया मुल्क, लेकिन वहाँ पर -15 इस वक्त ग्रोथ रेट है, जबकि पाकिस्तान -4 पॉइंट्स पर है। ऑल्दो इट्स स्टिल इन माइनस, लेकिन स्टिल वो कंपैरेटिवली अगर रीजनल कंपैरिजन किया जाए तो ऑब्वियसली इंडिया से बेहतर सिचुएशन रही। और दूसरी जानिब चूंकि ऑपोजिशन को हर इजलास में, हर मीटिंग में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमती वज़रा, हुकूमती तर्जुमान आड़े हाथों लेते हैं, तो कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने, जिन्होंने ये ओपनली दावा कर दिया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ इस्तीफों के हक में नहीं है। उन्होंने कहा मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो की बात पर क्यों भरोसा करें, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो तो शो पीस हैं। उन्होंने कहा कि संजीदा लोग सामने आए। इसी के साथ साथ वजीर इतलात शिबली फराज ने भी ये कहा कि ये दोनों पार्लियामेंट में नहीं है, तो फिर ये किस बेस पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ फैसल वावडा ने भी कहा कि मौलाना फजल रहमान को पहले बड़े और अब बच्चे मामू बना रहे हैं। तो कौन किसको मामू बना रहा है? सदर मुमलिकत भी कहते हैं कि कोई मंजरनामा बदलना नजर नहीं आ रहा, ना ही इमरान खान साहब कहीं जाने वाले हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी, नून लीग और फजल रहमान साहब की जो पार्टी है, इसके साथ साथ जो बाकी 11 पार्टी टोटल जो मिलकर बनी PDM, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जल्द ही जाने वाले हैं। किस बुनियाद पर, क्या तरीकाकार होगा, ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाया अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो। इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MNA हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरफ जा रही है और पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहिबा, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसा देखती हैं? जब भी कोई PDM का जलसा होता है या बड़ी गैदरिंग होती है, उसके बाद हुकूमती वज़रा और हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो आकर बयानात देते हैं, जैसा कि आप सुन भी रही थी और आपने भी देखा। ओवरऑल इस सिनेरियो को आप कैसा देख रही हैं? देखिए, इस वक्त PDM के जो कामयाब जलसे हैं, चाहे वो कराची का हो या गढ़ी खुदा बख्श लाड़काना का हो या मुल्तान का, तो आपने देखा कि जैसे ही जलसे होते हैं पहले तो जलसों को रोकने के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके बाद अब जब जलसे कामयाब हो जाते हैं इन तमाम तर हथकंडों के बाद, तो फिर हुकूमत जो है बौखलाहट का शिकार होती है और इमरान खान तो खास तौर पर वो किसी भी किस्म का कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो आज दिन उनकी शुरू से एक आदत का हिस्सा रहा है। तो वो आज भी आपने देखा कि अगर उन्हें बौखलाहट नहीं है, अगर वो परेशानी नहीं है, तो वो अपनी कारकर्दगी पर बात करें। वो अपनी कारकर्दगी पर जो कि अब तक सिफर है, हर तरीके से उसके ऊपर गौर व फिक्र करें। हम अपना इजलास बुलाएं और कहें कि जी हमें कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए क्या किया। लेकिन वो उनकी पूरी तमाम तक तवज्जो अपोजिशन में थे जब भी और आज भी उनकी जो तवज्जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और दीगर जमातों के कायदीन की कैरेक्टर असैसिनेशन करना, उन पे इल्जामात लगाना, उनको करप्शन के नारे दे के, वही कहते हैं ना कि चोर मचाए शोर, जिनके अपनी सफों में चोर बैठे हैं। मैं आप खुद बताएं, एक फॉर एग्जाम्पल इमरान खान साहब ने कहा जी हमारे तजुर्बा नहीं था और हुकूमत करने से पहले तजुर्बा जरूरी है, ये इनकी नाअहली का एतराफ नहीं तो क्या है। और दूसरी तरफ वो लोग शाह महमूद कुरैशी की हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे, क्या माजी में हुकूमतों का हिस्सा नहीं रहे, शेख रशीद नहीं रहे, जुबैदा जलाल नहीं रही, फहमीदा मिर्जा नहीं रहे, खसरो बख्तियार नहीं रहे, या और
भी हैं, सबके सब तो हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। यही तो वो माफिया है जो कल काफी। लेकिन डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब तो ये भी कहते हैं कि इस वक्त जैसे कि कोरोना के गुज़िश्ता पूरा एक साल, मतलब ये जो साल चल रहा है, ये पूरा एक साल कोरोना की वजह से बड़ा इम्पैक्ट आया, लेकिन हुकूमत ने बड़ी बेहतर कारकर्दगी दिखाई। और अगर रीजन वाइज बात की जाए तो बेहतर कारकर्दगी है। उन्होंने कहा कि GDP बेहतर हो रही है, गन्ना और गंदम सस्ता मिल रहा है, फिर मैन्युफैक्चरिंग बेहतर हो रही है, ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पा रही टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब इस वक्त धरने भी हो रहे हैं, तो मजीद टर्मोइल की तरफ जा रहे हैं। PDM को देखना चाहिए, डायलॉग ही हल है इसका। देखिए जी, कल इमरान खान साहब वो वजीर आजम है जिन्होंने, एक होती है आपके नजरियात के इख्तिलाफ होते हैं, लेकिन आप पाकिस्तानी हैं, आप मुसलमान हैं, हम सबको मिलकर इस मुल्क के लिए काम करना है। हम इसका ओथ उठा के असेंबली में आते हैं। ये वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर है सिलेक्टेड जिन्होंने आज तक अपोजिशन जब हॉल में आते हैं तो किसी से हाथ मिलाना तो दरकिनार सलाम करना गवारा नहीं करते। इन्होंने इसको जाती दुश्मनी के हैसियत में लिया हुआ है अपोजिशन के साथ। नंबर 1। नंबर 2 ये कि कौन सी चीज जो आटा 35 रुपए में था आज 90 रुपए किलो मिल रही है, सस्ता मिल रहा है। जो चीनी 55 रुपए में थी आज 120 रुपए किलो मिल रही है, सस्ती मिल रही है। जो अंडा 6 रुपए का था आज 30 से 40 रुपए में एक अंडा मिल रहा है, ये सस्ता मिल रहा है। जो पेट्रोल अभी आपको नए साल का फिर तोहफा दिया जा रहा है। आज पेट्रोल की कीमत, डॉलर की कीमत, आज LNG का इतना बड़ा स्कैंडल आया, पेट्रोल का इतना बड़ा स्कैंडल आया, आटे का आया, चीनी का आया, दवाओं का आया, अद्वियात का आया और मास्क तक का आ गया। उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? वो तरीन साहब जो आपके ATM है, वो जितना उन्होंने चीनी माफिया में, शुगर माफिया के अंदर काम किया और अपनी तमाम तर लगाई पैसों को उन्होंने बिला सूद ले लिया, सूद समेत, और फिर वो बाहर चले गए। फिर वो आकर आज शुगर कटिंग का सीजन है, वो आके फिर उसी तरीके से अपने पैसों को डबल करने आ गए। तो ये किसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? NRO दे रहे हैं या अपने कैबिनेट को दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं कि एक बनी गाला का महल उन्होंने 10 लाख रुपए में रेगुलाइज करा दिए जुर्माना देके। तो ये अपने महलात को रेगुलाइज कराने आए, ये अपनी जमीन, अपने बहनोई की जमीन का कब्जा छुड़ाने के लिए आए, इन चीजों के लिए आए। इनका कोई विजन नहीं है। इन्होंने जो लारे लप्पे दिए कि जी 1 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं, 50 लाख घर दे रहे हैं, कहांगे वो 1 करोड़ नौकरियां? आपने तो स्टील मिल से लोगों को बेरोजगार कर दिया, रेडियो पाकिस्तान से कर दिया, PIA को, जो आपकी सिविल एविएशन, आपकी जो एविएशन। लेकिन डॉक्टर साहब, आप भी तो मानती है ना ये तमाम इदारे पिछली हुकूमतों में कुछ अच्छी कारकर्दगी नहीं कर रहे थे, एक बड़ी सपोर्ट देनी पड़ती थी, खासतौर पर पाकिस्तान स्टील मिल को कितने पैकेजेस जो हैं वो दिए गए सर्वाइव करने के लिए, लेकिन नहीं कर सका। बहरहाल स्कैंडल्स का आप जिक्र कर रही हैं, प्रॉब्लम्स और स्कैंडल्स तो हर दौरे हुकूमत में रहते हैं। ऑपोजिशन को ये कहती है गवर्नमेंट के उनका किरदार होता है पार्लियामेंट में आकर बात करना, और बहुत बार जब से ये PDM के जलसे शुरू हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से दावत दी गई है कि आप पार्लियामेंट में आए, यहां आकर बात करें, कुछ सूद हासिल गुफ्तगू हो। कल तो सदर मुमलिकत ने भी कह दिया कि कौमी डायलॉग की जरूरत है और ये डायलॉग होने भी चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी और PDM के प्लेटफॉर्म से बहुत क्लियरली ये कहा जा रहा है अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब बातचीत नहीं होगी। पहले कहा जाता था इमरान खान से नहीं होगी, अब कहा जाता है होगी ही नहीं। क्या आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि गवर्नमेंट चली जाएगी आपकी इस तहरीक से? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद जमहूरियत पर यकीन रखती है। आपको याद होगा कि 2018 की जब इंतखाबात हुए, अपोजिशन को किसी भी मतलब तमाम तर तहफुजात थे इलेक्शन के नताइज पे, और कोई भी पार्लियामेंट में नहीं आना चाहता था। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात थी जिसने ना सिर्फ खुद आने का फैसला किया बल्कि अपोजिशन की जमातों को लाने का फैसला किया, और वो दानिशमंदाना हिकमत अमली से 2.5 साल के अंदर ये बुरी तरह एक्सपोज हो गए। इन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने ना तो कशकोल तोड़ा, IMF में भी चले गए, सिर्फ अंडा, मुर्गी, कट्टे, गाय, भैंस के ऊपर लग गए। ये इनका विजन है। और आप देखें कि आपने जमहूरियत की बात, आपने पार्लियामेंट की बात की, आपने आइन की बात की। आज अपोजिशन अगर किसी बात में मुत्तहिद है तो इसी आइन की बालादस्ती के लिए, अवाम के हकूक के लिए, पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए इकट्ठा है कि वो पार्लियामेंट को जिसको रबर स्टैम्प बना दिया, आज भी तकरीबन 3 माह हो गए पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुला सके। ये जब पार्लियामेंट का इजलास बुलाते हैं अफरा तफरी का शिकार हो जाता है। इस तरह के मिनिस्टर को जिनको बात करने की तमीज नहीं, उन्हें असेंबली में खड़ा करके अपोजिशन के खिलाफ की बात ठीक है कि बात करनी चाहिए, अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए और पार्लियामेंट में ही बात करनी चाहिए। लेकिन अब जो सिचुएशन है इस वक्त, पीपल्स पार्टी क्या तैयार है? क्योंकि वो हुकूमती वज़रा ने तो कह दिया है कि ना मौलाना फजल रहमान ना मरियम नवाज से बात होगी, क्योंकि वो मुंतखब नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब मुंतखब हैं, वो जाकर असेंबली में बात कर सकते हैं और इस सब सिचुएशन पर डिस्कस हो सकता है। सीरियस लोगों के बारे में बात की जा रही है, सीरियस लोग सामने आए।
इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा पीपल्स पार्टी का? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। वो अपने नाना का, अपनी माँ का मिशन लेकर बड़ी जांफिशानी के साथ काम कर रहे हैं। गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन में और तमाम तर इलेक्शंस में उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई, अपने आप को मनवाया और पूरे पाकिस्तान के अवाम उनके साथ चल रहे हैं, यकजा हैं, यकसू हैं। तो लिहाजा ये सवाल ही नहीं पैदा होता। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इनकी नाक में चने चबवा दिया, जिसकी वजह से ये उनसे मुज़ाकरात नहीं कर रहे, ये हेले बहाने बना रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि अपोजिशन डिवाइड हो, पार्टियों में इंतशार हो। ऐसा हरगिज नहीं होगा। सबको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर एतमाद है और पूरी सीईसी को एतमाद है, चारों सूबाई सूबों का एतमाद है, पूरी पार्टी को एतमाद है। तो लिहाजा सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एक तरफ करें। यही तो वो वजह है कि जो इनकी नींदें उड़ी और सारा दिन 9 बजे से लेके हुकूमती तर्जुमान रात 12 बजे तक हुकूमत के तमाम तर वसाइल को इस बेतरीक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अवाम के लिए नहीं कर रहे, अवाम के हकूक के लिए नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, वो तो फिर जिसे कहते हैं ना कि जवाब देना भी फर्ज हो जाता है। जब पीडीएम और ऑपोजिशन की जमातों की तरफ से बयानात आते हैं तो फिर वो भी कमर कस लेते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं और हर बात का जवाब देते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि सुबह से शाम तक जवाबात, सवालात, जवाबात का सिलसिला तो चल रहा होता है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, ये कहिएगा, जहां पीपल्स पार्टी का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरी तहरीक में, इस पूरे डिसीजंस में, जहां इस्तीफों के ऊपर बात हो रही थी, अब इस्तीफों से नई बहस जो शुरू हुई है वो सेनेट इलेक्शंस की है। बिल्कुल, क्या पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेगी, जिमनी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेगी? क्योंकि जिन इलाकों में जिमनी इलेक्शंस भी होने हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है। सो क्या डिसाइड करेगी पीपल्स पार्टी? आप लोगों की मीटिंग भी होना थी एक, जिसमें ये सब चीजें डिसाइड होनी थी। वीकेंड सीट्स के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। वो तकरीबन एक साल से ज़ायद अरसा हो गया इन्होंने कोविड का बहाना लेकर सारे कारोबार जिंदगी को खोला हुआ था और इलेक्शन कमीशन ने उन सीटों पे इलेक्शंस नहीं कराए, जिसमें और सबकी सब जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट थी और मोस्टली जो है जिसमें कोविड की वजह ही से वो दारिफानी से चले गए हमारे एमपीए और उनकी सीट्स खाली हैं। अभी 3-4 दिन पहले नूर मोहम्मद शाह जिलानी कौमी असम्बली के मेंबर थे, उनका भी इंतकाल हुआ बिकॉज ऑफ कोविड। तो वो सीटें पीपल्स पार्टी की हैं और पीपल्स पार्टी ने पहले से दरखास्तें दी थी कि इन पे इलेक्शन कराया जाए। जब तक आपका एक इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं होता इलेक्शन कैसे होगा? तो लिहाजा पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, जमहूरियत पे यकीन रखती है। हमने अप्लाई किया, एप्लीकेशन दी हुई थी, अब इंतखाबात हो रहे हैं। अगर एक दिन पहले फॉर एग्जाम्पल हम जीत गए सारी सीटें और एक दिन बाद भी हमारा ये फैसला होता है तो वो इस्तीफे उन इस्तीफों के साथ होंगे। अव्वल तो सबसे पहले जो चेयरमैन, यानी कि आप ये कहना चाह रही है मैदान खाली नहीं छोड़ा जाएगा, जमहूरियत के ऊपर बिलीव किया जाएगा, कंटेस्ट किया जाएगा। तो क्या सेनेट इलेक्शंस के लिए भी यही पॉलिसी होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? देखिए, बात ये है कि सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा कि हमारे जो इस्तीफा के पहले लॉन्ग मार्च का चेयरमैन साहब ने अनाउंस कर दिया 31 मार्च तक अगर इमरान खान साहब ने इस्तीफा नहीं दिया तो वो एक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर 31 मार्च या 31 जनवरी इस्तीफा की। तो जो तमाम पार्टी के अभी सीसी का आज इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आपस में बैठ के, क्योंकि हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, अगर आज आपस में बैठ के जो फैसला होगा उसको मानवन तस्लीम किया जाएगा और उसे पीडीएम के इजलास में रखा जाए। ठीक है, आज इंटरनल मीटिंग है पीपल्स पार्टी की। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस इंटरनल मीटिंग में पीपल्स पार्टी का जो भी स्टांस होगा डिसाइड किया जाएगा, फिर उसे पीडीएम के सामने रखा जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि सेनेट इलेक्शन में पार्टिसिपेशन का डिसीजन होगा या ना करने का? मेरे ख्याल में तो डिसीजन इस हवाले से जिसने वज़ीर आला ने कह दिया था कि हम लेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे सेनेट इलेक्शन में, जिमनी इलेक्शन में। अब मेरे ख्याल में किस तरह से पीडीएम को इसमें एतमाद में लेना है और सब मुतफिका फैसला कर लेंगे। कैसे हो गया? हम दोनों एक साइड पर कैसे हो गए? मैं तो आपसे शर्त लगाने लगी थी, लेकिन जी हाँ, हम दोनों एक ही चीज सोच रहे हैं कि ये लोग सेनेट की जो सिचुएशन है या जो मैदान है उसको पीपल्स पार्टी कम से कम खाली नहीं छोड़ेगी। एंड आई थिंक नून लीग भी इस चीज पर अग्री कर जाएगी कि हमें क्या होता है पीडीएम एक मुतफिका फैसला क्या करती है। लेकिन अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलते हैं। शर्त रह गई। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक नन्ही सी छोटी सी खिलौना कार कितनी महंगी हो जाएगी, मतलब कितनी वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। आप सोचिए कि उसकी कीमत सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा।
अमेरिका में ये है नन्ही खिलौना कार, और कीमत सुनने वालों के होश उड़ गए। होश इसलिए उड़ेंगे क्योंकि जिसे अब तक सबसे महंगा तरीन करार इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी कीमत आम गाड़ियों से भी कहीं ज़्यादा है। और इस वॉक्सवैगन बस के हवाले से जो बात की जा रही है 1969 मॉडल वर्जन की कीमत, जिसकी कीमत लगभग $1.5 लाख, छोटा सा मॉडल है लेकिन कीमत है $1.5 लाख, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 2.40 करोड़ की 2 करोड़ की लग्जरी गाड़ी आ जाती है। 2.5 करोड़ रुपए की करीबन गाड़ी है ये, लेकिन ये गाड़ी नहीं है, ये छोटा सा एक मॉडल है उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन बस मतलब मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ 2.40 करोड़ रुपए में। अबू सर आप बताएं ना कौन सी गाड़ी आ जाती है, कौन सी लग्जरी गाड़ी है जो आप पाकिस्तान में 2 करोड़ में? तो जो अभी जो हमारे पास लैंड क्रूजर है वो भी आ जाती है, नई प्राडो आ जाती है लेटेस्ट, और इसके अलावा बाकी भी बड़ी ऑप्शंस हैं। लेकिन इनके पास ऑप्शन ये थी क्योंकि शायद इनके पास ऑलरेडी होंगी, तो इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए के मॉडल ले लिया। आप चेक करें, जो अमूमन गाड़ियों में सबसे नापसंदीदा कलर और बड़ा लिमिटेड कलर होता है, दैट इज पिंक कलर। आपने ये जो पूरा मॉडल तैयार किया है उन्होंने, ये हैवी पिंक कलर में। हमारे वो गाड़ियों के जो काम करते हैं लोग वो कहते हैं ये सेल नहीं होता तो ये ना लो, लेकिन ये कैसा सेल हुआ है? लड़कियों की जो गाड़ी होती है ना वो तो पिंक कलर में, और जो एक्सक्लूसिव लड़कियों की हो तो समझ भी आती है, अदरवाइज ये सेल नहीं होता। अच्छा, इस गाड़ी की तैयारी जो है वो 1969 में हुई थी जब वॉक्सवैगन और हॉट व्हील्स को पहली बार मुतारिफ कराया गया था। और फिर रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन डीसी से ताल्लुक रखने वाले एक मारूफ ताजिर इस तरह की 3500 गाड़ियों के मालिक हैं। बड़े अमीर हैं जी वो, जिनके पास इतनी खिलौना गाड़ियां हैं, यूनिक गाड़ियां हैं, और जिस विंटेज कार टाइप मॉडल्स है ना, तो ये यूनिक चीज़ों की फिर कीमतें भी यूनिक ही होती है ना, वो फिर ऐसे नहीं हो सकता कि वो रूटीन में आ जाए। और जो कमर्शियल रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने ये हॉट व्हील कार 7 साल की उम्र में खरीदी थी, मतलब 7 साल की उम्र में उनको शौक था यूनिक चीज़ें रखने का। और इस गाड़ी को अगर फरोख्त किया जाए तो इसकी कीमत बासानी $1,50,000 अमेरिकी डॉलर्स बन सकती है। तो शौक का कोई मोल नहीं होता, और शौकीन लोग जो हैं वो अपने शौक के लिए बड़े बड़ी उम्मीदें लगाते हैं, बड़े बड़े पैसे खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर जब उम्मीदें बर नहीं आती तो बड़ा अफसोस होता है। और आप यकीनन समझ गए होंगे कि ये सारे ताने मैं आपको मार रही हूँ कि जितने आप शौकीन हैं क्रिकेट के, मैच के, पाकिस्तानी टीम के, तो मुझे लगता है डिसअपॉइंटमेंट आपकी जो है ना वो मैं फ्रेम तक ही रहूंगा। मैं ना ये बड़ा यूज्ड टू हो चुका हूं, बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, ये यूज्ड टू उम्मीद लगाई और उसके बाद करीब जाकर हारे हुए मैच हमने देखे। ये तो पहले दिन से मुझे लगता है हमें ग्राफिकल प्लेयर्स जो चल रहे हैं ना, हमें इसी के ऊपर रिलाई कर लेना चाहिए। अब हुआ थी ये है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो जारी टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट, उसका चौथा रोज है और पाकिस्तान की टीम हार के करीब है, इसीलिए क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है और हमारे ऑलरेडी 2 जो ओपनर्स हैं वो 0 पे आउट हो चुके हैं, यानी कि शान मसूद और आबिद अली दोनों ने 0 किया। और उसके बाद अभी अजहर अली मैच में खेल रहे हैं और उनके साथ दे रहे हैं फवाद आलम, जिनके ऊपर फिर से बड़ी उम्मीदें हैं कि शायद वो मैच में कुछ खड़ा हो जाएं, कुछ बचा लें। कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान को जीत के लिए 373 रन का हदफ मिला और टोटल 42 रन। तो आप देखिए ये सूरत हाल, जैसे कीवीज ने दबोचा हुआ है शाहीनों को, मुझे नहीं लगता कि शाहीन वहां से जरा सा पर भी फड़फड़ा सकेंगे, उड़ना तो दूर की बात है। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे ना फ्लॉन्ट करने का मौका मिल गया आपके सामने, अबूजर के सामने, जो क्रिकेट फैन हैं, बड़ी ऑब्जर्व करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, कि हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अफसोस सिर्फ ये होता है कि आपकी टीम में दमखम ना हो। आप T20 सीरीज भी उठा लें, अब टेस्ट सीरीज हो रही है, जो एक एटीट्यूड होता है ना, वो तब्दील करने की जरूरत है। हमारी अप्रोच बड़ी डिफेंसिव होती है, खौफ में होती है, शायद हम हार से डर के खेल रहे होते हैं। जब आप हार से डर के खेलते हैं तो आप जीत नहीं सकते। तो यही अप्रोच हमारी इस सीरीज में भी जारी है। आप T20 देख लें, आप टॉस जीत के पहले आपको खौफ ये था कि मैं बैटिंग कर लूंगा तो कहीं बॉलिंग लूंगा तो हम बाद में चेज नहीं कर पाएंगे। इस विकेट को देख के आपको खौफ ये था कि ग्रीन टॉप विकेट है, हम बैटिंग करेंगे तो कहीं जल्दी ना आउट हो जाएं। सो हम खौफ में रह रहे हैं। हमारी टीम में पोटेंशियल है, जो किया है उससे तो बेहतर करने की पोटेंशियल है। बिल्कुल। सो हम वो चीज इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमारी जो सोच है वही दिफाई है। सो हम जब तक उस सोच को चेंज नहीं करेंगे, यहाँ मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। आप देखिए, इंडिया की टीम लास्ट टेस्ट मैच में 36 पे आउट हो गई। हम सब बड़ी बातें कर रहे थे, पूरी दुनिया में मजाक भी उड़ा, लेकिन उनका कमबैक देखिए, कोहली चला गया,
उनका नया कप्तान आया और आज उसी ऑस्ट्रेलियन टीम को उन्होंने 8 विकेट से मार दिया। बात यह है कि हार जीत एक अच्छा इसमें बड़ी जबरदस्त बात की है फवाद आपने कि भारत जहां पर 36 पे एक मैच में आउट हुआ है, अगले मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर कर दिया। तो ये होती है टीम कॉम्बिनेशंस और आपका पॉजिटिव माइंड। तो फिर पाकिस्तान का जो आप जिक्र कर रहे हैं कि हम लोग डिफेंसिव खेलते हैं, हार के खौफ से खेलते हैं, न्यूजीलैंड की पिचेस का खौफ हमेशा से है। मैं छोटा सा था तब से पढ़ रहा हूँ, न्यूजीलैंड की पिचेस बड़ी मुश्किल होती हैं। 20 साल बाद भी हम सीख नहीं पाए कि वहां पर कैसे खेलना है, उसकी तैयारी क्यों नहीं कर पाते? आखिर इतनी बेसिक क्या प्रॉब्लम है? देखिए, तैयारी तो करनी चाहिए ना। तैयारी, अब आप अगर एक प्रोफेशनल प्लेयर हैं या आप एक प्रोफेशनल हैं, आप आज प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप तैयारी करके कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। अगर आपको कोई शोबे होते हैं जो आपके इंटरेस्ट के होते हैं, कुछ शोबे ऐसे होते हैं कि जो आपको पढ़ के आके बात करनी होती है। सो ये प्रोफेशनल क्रिकेटर से एक्सपेक्टेड होता है कि उन्हें पता होना चाहिए कि कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ डिलीवर करेंगे। इसी तरह जो उसका टीम मैनेजमेंट है, जो स्टाफ है, उनसे एक्सपेक्टेड होता है कि वो किस प्लेयर को इस्तेमाल करेंगे और उस जगह के मुताबिक, उस कंडीशंस के मुताबिक बेस्ट सुटेबल टीम क्या बनती है। तो ये सारी चीजें अगर सही हो जाए तो रिजल्ट बेहतर आए। बट पिछले कुछ अरसे से आपने इंग्लैंड की सीरीज भी देखी, अब ये हमने न्यूजीलैंड की T20 सीरीज देखी। T20 में समझता हूँ पाकिस्तान को जीतनी चाहिए थी। जो पहला मैच था, न्यूजीलैंड के मेन प्लेयर्स तो थे ही नहीं, तकरीबन ए टीम खेली थी और अच्छा, यही तो बहुत ही करीब आके हारे। हमने जिस फॉर्मेट पे हम अच्छा खेलते हैं हम उस पे भी परफॉर्म नहीं कर पाते। आपने पोटेंशियल का जिक्र किया, डिफेंसिव स्ट्रेटजी का जिक्र किया। मुझे ये बताइएगा, क्या टीम का कसूर है, प्लेयर्स का कसूर है या मैनेजमेंट का कसूर है? एक बड़ा लंबा अरसा पीसीबी को तनकीद का निशाना बनाते रहे कि पुराने क्रिकेटर्स को लेकर आए जिन्होंने अपना करियर बड़ा जबरदस्त खेला ताकि वो टीम सेलेक्ट कर सके, वो टीम को मोटिवेट कर सके, कोच कर सके। वकार यूनुस है, मिसबाहुल हक है, बड़े बड़े नाम हैं। अब भी अगर टीम ऐसा परफॉर्म करेगी तो इंतहाई अफसोस है। फिर देखिए, मैं बिल्कुल भी बड़े नामों के ना मुखालिफ हूं ना हक में हूं। मैं समझता हूं जो रोल्स जिसका बनता है ना उसे वो देना चाहिए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोगों को शायद इतनी समझ बूझ, शौक बहुत ज्यादा है, शोर ज्यादा मचता है, ये नहीं समझ आ रहा कि जी जो कोचिंग का रोल है या सिलेक्शन का रोल है, ये बड़े पैशन वाले रोल होते हैं, टीचिंग वाले रोल होते हैं। आप देख लें, आप तारीख उठा लें, जॉन बकलैंड को उठा लें, आप डंकन फ्लेचर को उठा लें, बॉब वुलमर को, ये जितने भी कामयाब कोचेस रहे हैं, ये कोई टॉप के क्रिकेटर्स नहीं रहे हैं। मैं इससे ये भी नहीं कहना चाहता गैरी कर्स्टन टॉप क्रिकेटर रहे, वो अच्छे कोच भी रहे, लेकिन कम रहे हैं। सो हम जब कोच के पोजीशंस के लिए लोगों को लेके आते हैं तो जो उस पोजीशंस के लिए अहल हो उन्हें लेके आना चाहिए। आप मुझे ये बताएं, दुनिया में सारी इतनी जगहों पे क्रिकेट हो रही है, हुई है, उन्होंने किस किस जगहों पे डेनिस लिली, जेफ थॉमसन, ये सारे क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ रहे, विव रिचर्ड, क्लाइव लॉयड, ये क्यों नहीं? बेसिकली फवाद, आपके मुताबिक प्रोफेशनल क्रिकेटर्स या प्रोफेशनल कोचेस जो हैं वही अगर कोचिंग करें तो ठीक है, बड़े नामों के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा नाम जरूरी नहीं कि अच्छा कोच भी साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ कोचिंग हो गई, मैनेजमेंट हो गई, टीम सिलेक्शन हो गई, आपको क्या लगता है इस बार जो पाकिस्तान की टीम है उसमें मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है जो न्यूजीलैंड गई है, या फिर टैलेंट वाइज उतने पोटेंशियल नहीं है क्रिकेटर्स में, चाहे वो बॉलिंग है या बैट्समैन है? देखिए, टैलेंट वाइज इतना बुरा भी हाल नहीं है। एक तो देखें जो हम खेल रहे हैं, दूसरा सिलेक्शन का हमारा कोई पॉलिसी नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं कोई कि आपको अगर साल भर का एक टारगेट दिया। देखिए, जब आप किसी को हायर करते हैं ना, आप उसके टारगेट सेट करते हैं कि जी ये आपके टारगेट है, ये सीरीज होंगी, आप किस तरह से अगर आप इस तरह परफॉर्म करेंगे तो इतना आपको बोनस मिलेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आप इस तरह से आप जिससे बोनस, ये सैलरी जो भी आपकी तय होनी चाहिए विन और लूज के हिसाब से और आपकी बननी चाहिए। और इसी तरह साल भर में आपका होना चाहिए कि जी ये सर्टेन परसेंटेज से आप नीचे आए तो सॉरी, आपका नेक्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट जो रिन्यू नहीं होगा। सो हम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या जब हायर करते हैं तो ये उस वक्त करने वाली चीजें हैं। अच्छा, उस मामले में होता ये है कि वो जो पीसीबी का ये वाला रोल है वो उस तरह से नहीं अदा करते। इसी तरह हमारी कोई सिलेक्शन पॉलिसी नहीं है। आज मैं आपको उठा के टीम में ले आऊं
कोई पूछने वाला नहीं है। कोई तरीक़ाकार तो हो कि जी कितनी आपकी परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड होगी पाकिस्तान टीम का कलर लेने के लिए या टीम में सिलेक्शन के लिए। ऐसा नहीं होता कि आपने सोशल मीडिया पे 2 वीडियो लगाई है, 2020 की लीग से अच्छी खेलनी तो आपको टेस्ट कैप मिल जाए। 70 साल में कोई 250 लोगों को मिली और आप पिछले 5-10 साल में देखेंगे किस तरह से लोगों को बड़ी आसानी से खिला दिया गया और नतीजा भी उस किस्म का नहीं निकला कि कोई वाकई कोई बहुत ही डिजर्विंग प्लेयर होते और बहुत से डिजर्विंग प्लेयर थे वो नहीं खेले। एक प्लेयर है जो 600 के करीब आउट कर गया, ताबिश खान जैसा, उसको आपने पाकिस्तान सिलेक्शन मैनेजमेंट और इसके अलावा परफॉर्मेंस। फवाद, आपका शुक्रिया कि आपने हमें बताया तमाम सिचुएशन में पाकिस्तान की क्या। और मुझे ऐसे लग रहा है कि एक बात बड़ी जबरदस्त इनकी कि हार जीत खेल का, इन्हें हारना है, किसी ने जीतना है, लेकिन अगर आप डर कर खेलेंगे, अगर आप खौफ से खेलेंगे तो फिर जो है वो आपका जीत का मजा भी नहीं आता। एग्जैक्टली, इट मैटर्स हाउ यू प्ले। डिफेंसिव होना कोई बुरी बात नहीं है, डिफेंसिव स्ट्रेटजी, बट वो स्ट्रेटजी लगनी चाहिए, मजबूरी नहीं लगनी चाहिए। बहरहाल जी, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, फिर हेडलाइंस जानिएगा, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जहां 2020 खत्म हो रहा है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बाय द एंड ऑफ एवरी ईयर एक वीक ऐसा होता है जिसमें पूरे साल का तज्जिया किया जाता है हर लिहाज से। वो चाहे आप इकोनॉमी के लिहाज से देखें, वो चाहे आप पॉजिटिव खबरों के हवाले से देखें, वो चाहे आप अचीवमेंट्स के हवाले से देखें, वो चाहे आप समरी हो जाती है ना, बेसिकली पूरा समराइज कर लिया जाता है। और वो रिसर्चर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो पूरे साल का डेटा कंपैरिजन के लिए रख लेते हैं और देख लेते हैं। तो ऐसी स्टोरीज अवामी इंटरेस्ट की भी एग्जैक्टली गहरी नजर होनी चाहिए। और जब आप रिसर्च करते हैं किसी साल के ऊपर कि वो साल कैसा रहा, तो उसके लिए सिर्फ आप रीजनल नहीं, उसका वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट भी होता है। वर्ल्ड इकॉनमी कैसी थी, फिर उसके अलावा जो दुनिया भर में सिचुएशन कैसी थी। इस साल अगर खुसूसन आप बात करें तो दुनिया पिछले कई सालों से मुख्तलिफ इसलिए थी क्योंकि इस दफ़ा हुआ ये कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में एक वबा थी और उसकी वजह से जहाँ पर लाखों बात हुई, करोड़ों लोग मुतासिर हुए, वहीं पर इकॉनमी इसके अंदर मुतासिर हुई कि लोग जॉबलेस हो गए, लोगों की जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो इतनी ज़्यादा मुतासिर हुई। वहीं पर पाकिस्तान भी, क्योंकि दुनिया से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान भी शदीद मुतासिर हुआ। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है ओवरऑल, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहना चाहिए कि अल्लाह का बड़ा एहसान है हम पर कि पाकिस्तान रीजन वाइज उतना ज़्यादा मुतासिर नहीं हुआ इकॉनमी से जितना दुनिया में हमने ममालिक को देखा कि वो मुतासिर हुए कोरोना की वजह से। बिल्कुल, तो इस पूरी सिचुएशन पर हम बात करेंगे कि कैसा रहा ये साल और आने वाले साल के लिए क्या क्या नवीदे छोड़े जा रहा है 2020। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, मियां इमरान अहमद साहब, उन्हें मैं खुशामदीद कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र। आपके बहुत से रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स हमने देखे हैं जिसमें आप पूरा एनालाइज करते हैं सिचुएशन को। तो ओवरऑल अगर हम बात करें और स्टार्ट ही यहाँ से करें, 2020 मईशत वाइज, इकोनॉमी वाइज, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी वाइज कैसा साल रहा? अच्छा, अगर हम साल 2020 की बात करें तो पूरी दुनिया के लिए साल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। बिल्कुल। और बड़ी बड़ी जो मईशतें हैं, जो खासकर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हुए हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो थोड़ा से हालात यहाँ पर दुनिया से मुख्तलिफ हैं। अगर हम डॉलर की बात कर लें तो जनवरी 2020 में डॉलर 154 रुपये का था और आज जो दिसंबर में हम देखते हैं तो डॉलर 161 रुपये का है, तकरीबन 7 रुपये का इजाफा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इस साल डॉलर 170 रुपये का भी रहा है। तारीख के गवर्नमेंट ने कम बैक किया है, 9 रुपये डॉलर को नीचे लेकर आना, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है। और मैं समझता हूँ इसमें गवर्नमेंट की कुछ बेहतर पॉलिसीज़ थी, जैसे कि आपकी रोशन डिजिटल अकाउंट जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर रहा इस साल। आपने एक ऐसी ऑफ़र दी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को कि वो पाकिस्तान में पैसा लेकर आएँ और पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करें। अभी जो रीसेंट फिगर्स हैं, $200 मिलियन जो हैं वो रोशन डिजिटल अकाउंट्स में आ चुके हैं। बिल्कुल, दैट वेरी गुड फिगर। अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे जो FATF की वजह से, लेकिन पहले इमरान साहब, आप FATF पे और IMF का एक मामला तो है, लेकिन जो आप ये रोशन डिजिटल अकाउंट की आप बात कर रहे हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट लोगों की इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, लेकिन हमने इसमें इंटरेस्ट वापस देना है लोगों को ही, वो इंटरेस्ट भी हम डॉलर्स में दे रहे हैं। क्या इस ये मैकेनिज्म हम समझें कि ये पैसे वापस कैसे देने हैं हमने? नहीं, बिल्कुल, आप ये पॉइंट आपने बिल्कुल वैलिड उठाया। जब
इस बात की गई जब इन्हें रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे आना शुरू हुए और जब गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से बात की गई कि सर ये पैसे आप 7% पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आप दे रहे हैं, वो भी डॉलर में, और डॉलर में जाके दुनिया में 0.5% से लेकर 1% के बीच में है, तो ये आपने पैसे कमा कर देने कैसे हैं, ये कमाने कैसे हैं? हालांकि जो स्टेट बैंक वो 4 से 5% में काम करता है, वो भी रुपीस में, और ये जो 7% आपने कैसे देने हैं, तो कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं था। और मैंने फिर जो मुझे एनालिसिस ये असल बम है ना, जो जवाब नहीं था, तो आप देखिए 2020 में हम खुश हो गए जी, बहुत पैसे आ गए, तो मैंने 2021-22 में सोचेंगे वापस कैसे मैंने उनसे बेसिकली जब जिक्र हुआ कि इसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, आपने उसको कहाँ खर्च करना है, इससे रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, तो उसकी कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई, जो कि अनफॉर्चुनेट है। कि कर्जों में वापस दे देंगे, ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आप अगर ये देखिए आने वाले दिनों में अगर पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो ये सूद में चली जाएगी, यही पेमेंट कर्जों की अदायगी में चली जाएगी, और इसका अल्टीमेट जो बोझ है वो आवाम के कंधों पर आएगा। तो ये एक तरफ की फिगर्स दे देना मैं समझता हूँ कि कोई इंसाफ नहीं है। इसका अगर टोटल ओवरव्यू देखें तो कुछ इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बैरून मुल्क पाकिस्तान से पैसे ले लेना, प्राइम मिनिस्टर साहब 2-2.5 साल से लगे हुए थे कि आप पैसे पाकिस्तान भेजे, वो एट एनी कॉस्ट आप भेजे, लेकिन वो नहीं भेज रहे थे, लेकिन उनको एक इंसेंटिव की शक्ल में जो पैसे पाकिस्तान हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ये दुनिया में कहीं नहीं मिलता। देखिए बैरून मुल्क पाकिस्तानी को जब कहीं से पैसे नहीं मिल रहे तो वो यहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, 7% यहाँ से मिल रहा है, तो व्हाई नॉट इन द पाकिस्तान। बिल्कुल। अच्छा इमरान साहब, अब मैं सबसे कॉमन मसला जो 2020 में जिसकी दुहाइयां हम मीडिया वालों ने भी बहुत दी, रिपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा की, इवन यहाँ तक कि इंडिया ने उस चीज़ को पिकअप करके उसके ऊपर बात करना शुरू कर दी, और अभी पिछले दिनों हमारे ही प्रोग्राम का एक क्लिप इंडियन चैनल पर चल रहा था महंगाई के हवाले से। हम लोग इन्फॉर्मेशन के लिए करते हैं, वो उसका एजेंडा प्रोपेगेंडा कुछ और कर लेते हैं। बहरहाल 2020 महंगाई के एतबार से कैसा साल रहा? देखिए जी, पाकिस्तान में 2020 महंगाई के हिसाब से मैं समझता हूँ कि बदतरीन साल था, क्योंकि आपको अगर जुलाई में अगर आप देखें तो 9.3% इन्फ्लेशन रेट रहा है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुआ है पाकिस्तान में कोरोना के दिनों में। पाकिस्तान में उस वक्त कोरोना बेहतर हो रहा था, लेकिन महंगाई अरूज पर थी। उसकी वजह बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में इनएफिशिएंसीज हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर आटा कभी देखते हैं मार्केट में नहीं है, आप देखते हैं चीनी महंगी हो गई है, आप देखते हैं कि अशिया खुर्दोनोश नहीं मिल रही हैं, जो माफियाज काम कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। इस गवर्नमेंट में मैं समझता हूं कि तकरीबन तमाम माफियाज ने पैसे बनाए हैं और इसकी कीमत पब्लिक को पे करनी पड़ी है, जो कि इंतहाई अनफॉर्चुनेट है। और अगर आप देखिए कि इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी पॉजिटिव उम्मीद आई थी, कंपेटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस पर 2009 में पाबंदी लगी थी, वो 11 साल बाद 2020 में उस कोर्ट ने उस पर से पाबंदी उठा दी। अब उसका काम बेसिकली ये है कि उसने जो आपको अशिया प्रोवाइड करनी है, मिसाल के तौर पर अगर आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं और गाड़ी की कीमत बढ़ गई है, तो कंपेटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको एनालाइज करना है कि क्या जितनी कीमत बढ़ी है उसको उतनी क्वालिटी भी दे रही है, नहीं। बिल्कुल सही, ये बेसिकली उसका काम था। अब उम्मीद ये थी कि 2020 में क्योंकि अदालत ने उस पर से स्टे हटा दिया है तो आवाम को रिलीफ मिलता दिखाई देगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है वो कुछ भी नहीं हो सकती है। आम आदमी को उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि चीजें महंगी हो रही हैं पहले से। इमरान साहब, आपने कहा चीजें महंगी हुई हैं इन्फ्लेशन की वजह से, या आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से, या ओवरऑल मिसमैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रॉब्लम्स हैं, माफियाज हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है एक और वजह भी बताती है, वो है जी IMF की वजह से जो उनकी कंडीशंस हैं, FATF की कंडीशंस हैं, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आया वो हमारी इकॉनमी में भी आया, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस आ जाती हैं कि हम उसमें फ्रीली फैसले नहीं कर पाते हैं। इसकी कितनी हकीकत है? अच्छा देखिए, IMF का जो रोल है, IMF का जो रोल है उसको आप उससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ FATF तो आपके लिए जहमत की बजाय आपके लिए नेमत बनकर आया है। ठीक है, आपने अपने जो सिस्टम अनऑर्गेनाइज था आपने उसको ऑर्गेनाइज किया है। मैं समझता हूँ FATF तो आपके लिए यहाँ से बेहतर रहा है, और आपने जो पिछले 6 महीने से आपकी जो फॉरेन रेमिटेंसी $2 बिलियन से बढ़ गए हैं हर महीने, ये FATF की वजह से लाइव हो गया है। लेकिन आप IMF को हर चीज़ का ब्लेम इसलिए नहीं दे सकते हैं कि आपकी कुछ चीज़ें हैं जो कि IMF के कंट्रोल में नहीं है, वो आपके कंट्रोल में है। मिसाल के तौर पर क्या IMF ने आपको मना किया कि अपनी एक्सपोर्ट मत बढ़ाएं? अगर आप एक्सपोर्ट की फिगर देखें तो जिस एक्सपोर्ट को बढ़ने की गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ गई है, 2019 की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है पाकिस्तान में वो थी $12.55 बिलियन। मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा क्योंकि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। $12.55 बिलियन थी 2019 में, और 2020 में क्लेम किया जा रहा है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फुल कैपेसिटी में काम कर रही है, और उसके बावजूद जो हमारी एक्सपोर्ट है वो $11.44 बिलियन है।
यानी कि दो उसमें आपकी वजह कैपेसिटी में भी अगर प्रोडक्शन कम हो रही है तो रीजन नहीं, असल में उसकी वजह ये है कि एक तो आपकी जो क्रॉप है, कॉटन जो क्रॉप है आपकी, देखिए 60% कवर करता है आपका टेक्सटाइल सेक्टर आपकी एक्सपोर्ट का। उसमें जो कॉटन क्रॉप है आपकी प्रोडक्शन मैक्सिमम नहीं हुई, हमारी मैक्सिमम क्या वो पिछले सालों की निस्बत कम हो गई है। पहले हम 15 लाख बैरल कॉटन प्रोड्यूस किया करते थे, इस साल हमने सिर्फ 8 लाख बैरल प्रोड्यूस की है। अब हमने उसकी कमी को पूरा करने के लिए इंपोर्ट की है। और दूसरी वजह ये बताते हैं कि शायद हमारी कोविड है, कोविड की वजह से हमें प्रॉब्लम्स का सामना हुआ है, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी है। लेकिन अगर आप देखें तो कोविड की वजह से हमें बेनिफिट हुआ है। आपकी बांग्लादेश बढ़ गए थे, आपकी बांग्लादेश बंद हो गई जो आपका $34 बिलियन की एक्सपोर्ट है पूरी दुनिया को, आपका इंडिया बंद हो गया जिसकी $32 बिलियन की एक्सपोर्ट है। और पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिले हैं। और आपको पता है कि फरवरी 2020 में जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट थी वो 17% बढ़ी। ये क्यों बढ़ी? क्योंकि दुनिया में लॉकडाउन था और पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिले। पाकिस्तान ये इन फिगर्स के बावजूद भी हम पिछले साल से कम है। तो इसमें मैं आपको बताता चलूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हमने इतना सपोर्ट किया है कि आम जो इंडस्ट्री है उसको 25 रुपए का एक यूनिट मिल रहा है बिजली का और टेक्सटाइल को मिल रहा है 9 रुपए का। इमरान साहब ये जरूरी भी तो था ना हमारी ये वो इंडस्ट्री करना, एग्जैक्टली ये वो इंडस्ट्री है जिसमें अगर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसको अगर हम सपोर्ट करेंगे तो ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना। लेकिन अगर आप, मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है, हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें उन्हें साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन हमें उनसे रिजल्ट भी मांगने चाहिए। अगर आपको 25 रुपए की बिजली 9 रुपए में मिल रही है तो वो पैसा पब्लिक मनी है, वो पब्लिक की पॉकेट से आपकी जेब में जा रहा है और आप उसके बदले में हमें क्या प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, हमें ये भी तो पता चलना चाहिए ना। जो बाकी इंडस्ट्रीज है, मिसाल के तौर पर अगर राइस वालों से बात करें, राइस एक्सपोर्ट आपकी पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है। वो कहते हैं जितनी सब्सिडीज आप टेक्सटाइल वालों को दे रहे हैं हमें दे, हम आपको इससे ज्यादा देंगे, रिटर्न नहीं ना उतना। ये तो हर इंडस्ट्री, वो फार्मास्यूटिकल हो, वो राइस हो, वो शुगर हो, हर कोई ये कहते हैं। और शुगर पे जब सब्सिडी दी जाती है तो फिर आपने स्कैंडल्स भी देखे कि 2020 में कितने आए। आपने जिक्र किया पॉलिसीज का, इकोनॉमी का। इमरान खान साहब कहते थे मेरे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी, ऑल्दो उन्होंने अभी अपने इन तमाम बातों से बिल्कुल ही कह दिया कि मैंने आके सीखा, खुद मैंने देखा, मुझे पता ही नहीं था गवर्नमेंट कैसे चलती है। पहले जब वो बयान देते थे और एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि 200 लोगों की टीम है, ऐसे लोग हैं जो मैं बिठा दूंगा तो नया पाकिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान में बूम आ जाएगा। वो टीम कहाँ से कहाँ चली गई? 2.5 साल में आपने देखा कि हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर प्रॉपर नहीं आ सके और हम जो है वो मशीन है जो काम चला रहे हैं। ये जो इमेच्योरिटी है, ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है या कोई चॉइस नहीं है हमारे पास? खजाने वाकई खाली थे, सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो गई थी कि हमें IMF के पास भी जाना पड़ा, दूसरे मुल्कों की तरफ भी जाना पड़ा। और एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि 2020 से पहले कोई दूध की नहरें नहीं बह रही थी, 2019 भी बड़ा एक क्रिटिकल ईयर रहा। देखिए, अगर आप इमरान खान साहब के बयानात के ऊपर बात करने की के ऊपर आए ना कि उन्होंने क्लेम क्या किया था, तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत लंबा शो हो जाएगा। और शायद मेरे ख्याल से टाइम होगा कि हमारे शो खत्म होने से टाइम खत्म हो जाएगा। मेरी कोई मुराद नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से तमाम बयानात जो उन्होंने बैकफुट पे वो चले गए हैं। अगर आप मुआशियत की बात करें ना तो देखिए, मुआशी टीम जो है उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने असद उमर को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था तो आपको उसको लेकर चलना चाहिए था। आप ये जो चेंजेस करते हैं उन चेंजेस की वजह से एक जो स्टेबिलिटी वो कायम नहीं रह पाती है, एक पॉलिसी नहीं रह पाती है। अब एक्सपोर्ट को बेहतर करने का जो टारगेट था वो बेसिकली असद उमर का था। असद उमर ने टेक्सटाइल सेक्टर को बेहतर करने के लिए जो प्राइस कंपेटिटिव की थी वो बहुत बेहतर थी, लेकिन आप जब कंटिन्यू नहीं कर पाते, जब आपको IMF के पास जाना पड़ गया, जाहिर बात आपकी मजबूरी है, आपने यहाँ से भी पैसे लेने हैं, वहाँ से भी पैसे लेने, तो ये सब चीजें है ना, ये क्लेम करना और ग्राउंड रियलिटी की ग्राउंड रियलिटी इसमें फर्क होता है। आपने ग्राउंड रियलिटी नहीं देखी, आपने सिर्फ क्लेम किया। जैसे अब अगर फैसले किया ना कि इसहाक डार साहब को जो आप तनकीद का निशाना बनाते थे वो बात ऐसी नहीं थी, आपको याद है असद उमर साहब ने एक्चुअली ये बात बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी जितनी हम बेसिकली यहाँ पर क्लेम कर रहे होते हैं कि पता नहीं न जाने क्या हो गया यहाँ पर, ऐसा मुमकिन नहीं होता है। इसहाक डार साहब की एक अपनी पॉलिसी थी, असद उमर साहब की एक अपनी पॉलिसी है, इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनकी बहुत सी चीजें बेहतर थी, इनकी बहुत सी चीजें बेहतर थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपने कंसिस्टेंसी से चलना है तो आपको एक टीम को मुस्तकिल तौर पर लेकर चलना पड़ेगा। जो चेंजेस है, अब आपने कहा कि टीम को टाइम देना पड़ेगा, इनकी भी कुछ चीजें बेहतर हैं और पिछली गवर्नमेंट की भी ऑब्वियसली कुछ चीजें बेहतर थी। अब जो इस वक्त सिचुएशन है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड है, चाहे इंटरनेशनल मामलात के साथ आप चल रहे हैं, बैरूनी दुनिया के साथ आपने ताल्लुकात भी रखने हैं, कोरोना के दिनों से बाहर भी निकलना है आपने, आपको क्या लग रहा है कि जो पाकिस्तान की, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल कहा है जी हम लोग इस वक्त तारीख के बड़े बेहतरीन मोड़ पे खड़े हैं, आगे हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्या वाकई आपको लग रहा है कि आगे हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप कुछ भी कर लें, जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर नहीं करेंगे,
आप तरक्की नहीं कर सकेंगे, कि आप उस मुल्क में जब पैसा नहीं ला सकेंगे। पूरी दुनिया में कोई भी जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, अगर उसके पास बहुत ज़्यादा ज़खायर भी है, बहुत ज़्यादा वसाइल भी हैं, और वो उन वसाइल को इस्तेमाल करते हुए एक्सपोर्ट नहीं कर पाता किसी भी चीज़ को, तो आप ये जहन में रखें कि अब वो तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान अगर चाहता है कि पाकिस्तान में फ्यूचर में हम आपको लग रहा है इस वक्त सिचुएशन है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट या फिर बैरूनी दुनिया को अटैक कर रहा है? गवर्नमेंट ने जो एक दो काम किए हैं, जैसे आपने कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी दी, जिसकी वजह से थोड़ा सा इकोनॉमी में बूस्ट आया है, लोगों ने पैसा निकाला है, इन्वेस्ट किया है, तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की स्कीम है उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करें आप, और अगले साल 2021 में, क्योंकि 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट इन्होंने दी हुई है, मैं समझता हूँ उसको हो जाएगा ऐसे लग रहा है। 2021 में भी उसको लेकर चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसका काफी बेहतर इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि लोग पैसा निकालना चाहते हैं, बशर्ते ये कि उनसे पूछा न जाए कि पैसा आया कहाँ से। सही, ये तो एक बड़ी आइडियल सिचुएशन होती है। जाते जाते जरा करंट अकाउंट का भी जिक्र कर लेते हैं। गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कामयाबी, सरप्लस पे चला गया, डेफिसिट से निकल आया, सारा खत्म किया, और बड़ा इसको फ्लॉन्ट किया जाता है बहुत ज़्यादा, और एक्चुअली फिगर्स में भी मैंने अपने कॉलम में भी जिक्र किया था। बाद लोगों को मुझसे इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि रियलिटी बतानी चाहिए। करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव हो गया। आप अगर एक महीने में एक दिन सरप्लस का लफ्ज इस्तेमाल करें, गवर्नमेंट को बहुत बड़ा पसंद है। नहीं चले, मैं समझता हूँ कि डेफिसिट खत्म हो गया और सरप्लस में आ गया। ये ऐसे ही है, मिसाल के तौर पर अगर आप 3 रोटियां एक दिन में खाते हैं, आम आदमी को समझाने के लिए आप 2 रोटियां कर दें और महीने के आखिर में क्लेम कर लें कि मैंने 5 किलो आटा बचा लिया है, दिस इज नॉट इफेक्टिव पॉलिसी। देखिए, अगर आपने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट को पॉजिटिव किया है तो क्या आपने एक्सपोर्ट बढ़ाकर किया है कि इंपोर्ट्स बंद कर? हमने तो इंपोर्ट बंद कर दी, और आपने एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाई, आपने अपनी रेवेन्यू नहीं बढ़ाया, आपने अपनी इनकम नहीं बढ़ाई, आपने अपने एक्सपेंसेस कम किए हैं, which is a good thing, I guess. लेकिन मेरे ख्याल में आपने अगर तरक्की करनी है, आपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने से बेहतर आप आमदन के जराए बढ़ाएं, ताकि देखिए अगर आप जो एक्सपेंसेस को कम करके एक हद तक चल सकते हैं, देखिए आप 3 वक्त का खाना 2 वक्त में करके एक अरसा तक सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन उसके आपकी हेल्थ पर इंपैक्ट होंगे। तो यही पाकिस्तान के साथ हुआ है। हम कहते हैं कि सरप्लस बेहतर, सरप्लस सरप्लस हेल्थ पे इंपैक्ट ये हुआ कि जीडीपी नीचे चला गया, हेल्थ पे ये इंपैक्ट अधिकतम ये चलेगा सिर्फ उस सूरत में अगर आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर करें। ठीक है, अगले 6 महीने तक आप फोर्सी क्या कर रहे हैं, सरप्लस में रहेगा ये अकाउंट? मैं समझता हूँ ये सरप्लस में रहेगा, नहीं ये सरप्लस में रहेगा, क्योंकि आपने इंपोर्ट्स तो खोलनी नहीं है। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट्स बेहतर कर लेंगे तो इसकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट इसको अब नेगेटिव में जाने नहीं देगी, इंपोर्ट्स को खोलने नहीं देगी, जिस तरह से पहले हम। पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या फैसले करती है, लेकिन जो भी फैसले हैं वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आइंदा 1 साल में पाकिस्तान की इकॉनमी अगर बेहतर होती है, ऊपर जाती है, रीजन वाइज ऊपर जाती है, तो उससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच इमरान साहब फॉर बीइंग विद अस। नाज़न, हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बहुत बेहतरीन किरदार जो अदा किया है वो हमारी एग्रीकल्चर का है, और ख़ासकर यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं उसमें अगर जिक्र किया जाए कीनू का, जो कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी होता है, और पाकिस्तान का कीनू अगर ख़ासकर इसकी बात की जाए तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान का जो कीनू है, जो कि माल्टा है, वो दुनिया की बेहतरीन इकसाम में से एक है। अच्छा, मुझे हमेशा इसको माल्टा कहने का मजा आया, मुझे कीनू कह के उतना मजा नहीं आता जितना मजा आता है कि मैंने माल्टे खाने हैं, या सर्दियों की धूप में बैठ के माल्टे खाने ही माल्टे इज बेटर मुझे लगता है। मौसमी ऑरेंजेस कह लें तो उसमें सब कुछ आ जाता है। मुझे लगता है वो जो मौसमी है ना, वो थोड़ी सोफिस्टिकेटेड होती है, आपको छुरी से काटनी पड़ती है। माल्टे आपने आराम से फौरन खा लिए। एग्जैक्टली, हर साल ये मौसम जब भी आता है, ढेर सारे कीनू, माल्टे, मौसमियाँ लेकर आता है, और इसका जो तुर्श जायका है वो कैलोरीज में कम लेकिन गज़ाई अज्जात से भरपूर होता है। इसमें 2 विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें विटामिन सी के बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, और ख़ास तौर पर कोविड के लिए कहा जाता है कि विटामिन सी वाले फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, और कीनू उसमें सरिफ है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ अगर दीगर फ़वाइद की बात की जाए तो मौसमी अमराज से ये लड़ता है। इस फल में मौजूद विटामिन सी, जिसका हमने जिक्र किया है, वो आपके निज़ाम हज़म को और इसके साथ इम्यूनिटी को बेहतर कर रहा है, जबकि मौसमी बीमारियाँ या फिर कोई इन्फेक्शन हो तो इसके खिलाफ भी मुज़ामत करता है। और सबसे बड़ा मसला जो कि कैंसर मौसमी बीमारी है, उससे बनने वाले फ्री रेडिकल्स को भी ये कम करता है, और खून की शरियानों की सेहत के लिए भी ये बेहतरीन मुआविन बनता है। विटामिन बी, विटामिन सी
पोटेशियम और फाइबर दिल की सेहत को बेहतर बनाने में अपना रोल प्ले करता है। और एक रिसर्च तो ये भी हुई कि पोटेशियम से भरपूर ग़िज़ा जो लोग खाते हैं उनमें खून की शरियानों के मसाइल यानी कि ब्लॉकेज जो हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है या हार्ट डिजीज़ होती है जिससे खुदा न खास्ता फालिज का खतरा भी होता है, वो 49% तक कम हो जाता है। स्टमक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए माल्टा जो है, कितना मजा आता है ना माल्टा बेहतरीन है और आंखें बंद करके खाना चाहिए। और इसके साथ साथ इस फल की चंद बेहतरीन खूबियों में से एक ये भी है कि आपके तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर कर ही रहा है और निज़ाम हाज़मा पर दबाव डाले बगैर इसे बेहतर भी करता है। और इसके अलावा अगर आपका मैदा कमज़ोर है या फिर कोई आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का मसला है तो अगर आप सुबह के वक्त इसको खाएं तो दिन में 2 बार अगर आप खाना भी खाते हैं तो इससे नतीजे आपके डिफरेंट होंगे। फिर मैदे की तेज़ाबियत और सीने की जलन का भी खात्मा करता है। एसिडिटी अगर आपको है वो भी इससे दूर हो सकती है। और अक्सर खाने के बाद मैदे में तेज़ाबियत या सीने में अगर आप जलन महसूस करते हैं तो फिर इस मौसम में अगर आप कीनू या फिर माल्टा अगर आपको पसंद है तो वो खाएं तो फिर बेहतरीन इलाज है जी। बिल्कुल। अच्छा, ये फल मादनियाती नमक से भी भरपूर होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अल्सर वाले पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कुछ प्रेग्नेंट खवातीन में हार्ट बर्न का प्रॉब्लम होता है जिसे हम सीने की जलन भी कहते हैं, जो एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम की वजह से होता है, उसमें भी किन्नू बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है। और इसका फाइबर जो है वो आपको मोटा नहीं होने देता, तो ये आप डाइट कॉन्शियस लोग भी आराम से ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन अगर आपको प्रॉब्लम कर रही है तो इसका फाइबर आपको हेल्प करेगा। जिस्मानी ताकत भी बढ़ाता है, जी हाँ, आपकी जो वीकनेसेस हैं उसको कम करता है। और इस मौसम में किन्नू खाना जो है अगर आप उसको आदत बना लेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे, चुस्त रहेंगे। एंड ऑल्सो चूँकि ये बड़ा जूसी होता है तो आपकी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व कर। बिल्कुल। और इसके साथ साथ चूँकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लूकोज, शक्कर और दीगर अज्जा से ये भरपूर फल है तो इससे जिस्मानी तवानाई भी आपको मिलती है। एक बेहतरीन डाइट है, हेल्दी डाइट है। और फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपका ये मुतवाजन करता है, यानी कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की कोई शिकायत है तो अगर आप ये खाते हैं तो उससे भी बेहतरी आ सकती है। रोज़ाना अगर आपने खाना है तो आपको इससे फ़ायदा भी होगा। मौसमी फल है, वैसे भी मौसमी फल हमेशा मैं कहता हूँ कि आपको खाने चाहिए। आउट ऑफ सीज़न फ्रूट खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव्स उसके साथ लगे होते हैं। बेहतर है कि आप वो फल खाएँ जो आपके मौसम में मिल रहा है, यानी कि आजकल अनार आपको अगर अवेलेबल है वो खाएँ, किनू है, और किनू के तो खैर ऑरेंजेस की तो इतनी ज़्यादा इकसाम है, आप एक एक करके एक खाएँ ना तो आपके 15 दिन गुजर जाएंगे। अच्छा, बुढ़ापा दूर करता है ये जी, आपके चेहरे की और स्किन की जो झुर्रियाँ हैं उसको कम करता है। और इसमें जो विटामिन सी है वो उम्र बढ़ने से जो एकदम से आप लागर आ जाते हैं या वीक फील करना शुरू कर देते हैं या इवन मेंटली आप डाउन हो जाते हैं तो ये उसको बूस्ट करने में भी अपना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ऑल्सो ये आपकी स्किन और बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इतने सारे फ़ायदों वाली चीज़ कोई क्यों छोड़े। आई थिंक आई हैवंट मेट एनीवन जिसको किन्नू या माल्टा पसंद ना हो, क्योंकि एक तो पसंद की भी बात होती है कि अगर आप शौक से खा रहे हैं तो उसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो आपके ऊपर ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ चूँकि पाकिस्तान में ये बड़े ज़बरदस्त किन्नू एक्सपोर्ट भी होते हैं पाकिस्तान से, और ख़ासकर हमारा जो ये सरगोदा बेल्ट है इसमें तो ये कहा जाता है कि लैंड ऑफ सिट्रस है, तो इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान में बड़े ज़बरदस्त हैं। आप पाकिस्तान में आप पाकिस्तान में रहते हुए अगर किन्नू पसंद नहीं करते तो फिर हम समझते हैं कि ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप ज़रूर खाएं इसको, क्योंकि जिस तरह से ओवरऑल बात की है, चाहे वो हामला ख़वातीन है, ब्लड प्रेशर का कोई मरीज़ है, कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ है, कोई दिमागी अगर आपको इमराज हैं, तो सब कुछ आपका इससे क्लियर हो सकता है, बेहतर हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर हो सकता है। तो खाने से पहले या खाने के थोड़ी देर बाद खाएं तो बेहतरीन ग़िज़ा है। ये तो आपने खाने की बात कर ली ना, एक टोटका प्लीज़ नोमान, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूँगी कि मुझे इजाज़त दें कि वो मैं बताऊँ, क्योंकि आजमुदा है, मैंने खुद आजमाया हुआ है। किन्नू का जो छिलका है ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस छिलके को आप उतार कर छोटे छोटे पीसेस में काट कर धूप में सेक लें, उसको बिल्कुल ड्राई होने दें, और जब वो ड्राई हो जाए तो उसका सफ़ूफ बना लें। उस सफ़ूफ को आप पानी के साथ मिक्स करके या दूध के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बनाएं और अपने मुंह पे लगाएं। ट्रस्ट मी, आपकी स्किन इतनी फ्रेश हो जाएगी। स्क्रब, नेचुरल स्क्रब आपने बता दिया। मैं तो टोटकों वाली हो गई। नेचुरल स्क्रब आपने बता दिया, बड़ा जबरदस्त। हाँ, और ये बहुत 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 फायदेमंद है अगर आप उसके साथ थोड़ा सा हनी भी यूज़ कर लेंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया, मुझे किसी ने नहीं कहा था कि ये बोल देना, बट चूंकि मैं खुद इस्तेमाल कर चुकी हूँ तो इसलिए मुझे पता है। और अबूजर आज मुझे किन्नू का नहीं, माल्टे का जूस पिला रहे हैं क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मैं जूस पीना चाह रही हूँ। आप हमें प्रॉमिस करें, बिल्कुल प्रॉमिस पिलाएंगे। अगर आपने ना पिलाया तो यकीन करें तो फिर आप नेक्स्ट बता देना, कल मैं बता दूंगी और फिर आपको सजा मिलेगी। इसमें कोई इतना कौन सा ये मसला है, आप जाते नहीं है ना, बहुत सुस्त है, आप जाके भी एक जगह बैठ जाते हैं, भेज देंगे भाई, अभी कोई इतना इशू नहीं है। किन्नू का जूस आपको मिल जाएगा फौरी। अभी ये ऑन एयर प्रॉमिस करके जा रहे हैं, अगर ये नहीं
मुझे पिलाएंगे तो कल आकर मैं इस पर जरूर बात करूंगी। ठीक है, दोबारा सारे किन्नू के फायदे आप सुनाऊंगी। अगर हम या खिला पाते हैं या पिला पाते हैं तो अलग बात है, लेकिन आप जरूर खाइएगा क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। प्रॉमिस किया आपने। ये तो हो गई किन्नू की बात। अब आपको लेकर चलते हैं एक और खाने वाली जगह पर, बड़ी जबरदस्त खाने वाली जगह, और उसकी यूनिक बात यह है कि वो सबसे कदीम है। जनूबी एशिया की सबसे कदीम बेकरी जिसका जिक्र हम करने जा रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब प्लीज बेकरी पर आ जाएं और हम किन्नू जो है वो आज खाएंगे, लेकिन अभी हम ये है वो जो बेकरी जो कि लाहौर के नारकली बाजार में मौजूद है और कदीम बेकरी है। इस बेकरी को 1 जनवरी 1879 को कायम किया गया और इसकी ख़ास बात यह है, मोहकम बेकरी के नाम से मशहूर है। नारकली बाज़ार लाहौर में जो कि वैसे ही बड़ा पुराना बाज़ार है, उसमें कायद आज़म, अल्लामा इकबाल, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी मशहूर शख्सियात भी बेकरी से बाकायदा जाती थी और वहाँ से अपनी मनपसंद जो चीज़ें थी, प्रोडक्ट्स थी, वो ख़रीदते थे। 1 सदी से ज़ायद हो गया इस बेकरी को यहाँ पर मौजूद, और शहर में ये सबसे ज़्यादा मशहूर केक और बिस्किट फ़रोख्त करने ये मशहूर है बेकरी के मालिक और मुहिकुम दीन के पोते मुहिकुम नकवी ने इस वक्त दावा किया है कि ये जनूबी एशिया की पहली बेकरी है। और बेकरी के फिंगर बिस्किट्स और केक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत पसंद हुआ करते थे। उनके अलावा नवाब ऑफ जौनागढ़, सुनहरी लॉरेंस और मशहूर शायर अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियात भी इनको न सिर्फ पसंद करती थी बल्कि खाया भी करती थी। अच्छा तो दोहरी तो वैसे खानों की वजह से बड़े मशहूर। इतनी ज़बरदस्त बेकरी, करीबन जिस तरह से अगर डेट बताई जा रही है 140 साल तकरीबन हो गए इस बेकरी को, 1879 से 1979 और 140 साल, मतलब 140 करीबन साल हो चुके इस बेकरी को। तो फिर अगर ये कदीम विरसा ही बन सकता है तो गवर्नमेंट को, मेरे ख्याल में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को इसको ओन करना चाहिए, ओनरशिप लेनी चाहिए और इसको महफूज करने के लिए जो भी इकदाम किए जा सकते हैं वो किए जाने चाहिए। इस पर पैसा लगाना है, इसको आपने प्रिजर्व करना है, कैसे करना है, गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह हेरिटेज आप संभालते हैं इस बेकरी को भी संभाला जाए, इसके हिस्ट्री देखी जाए और फिर इसका फ़ायदा उठाकर आप इसको एक टूरिज्म के लिए भी इसको हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसी के साथ जी हम आगे बढ़ेंगे और अगली स्टोरी पंजाब के सबसे बड़े शहर, पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर से है। इंतहाई अफसोसनाक की स्टोरी। कल जब तो दिल दुखी भी हुआ एंड हमने देर एंड देन डिसाइड किया कि हम इसके ऊपर ज़रूर शो करेंगे। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि एक तो उस स्टोरी की अपडेट्स लेना, उसके ऊपर बात करना, आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद फिर विजिलेंट हो जाएं, कॉन्शियस हो जाएं कि हमें अपने बच्चों को, हमें अपने आप को कैसे बचाना है। बिल्कुल, और किस तरह बचाना है अपने महल्लेदारों से, अपने रिश्तेदारों से। हमारे सीनियर रिपोर्टर क्राइम इरफान मलिक साहब हमारे साथ होंगे, मौजूद हों, वो हमें बताएंगे इस वक्त तमाम सिचुएशन क्या है केस के हवाले से, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हमने बात की कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की, एक और वाक़या, एक और दिलखराश वाक़या, एक और दरिंदा जिसने लाहौर में कमसिन बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल भी कर दिया। पुलिस ने कत्ल की वारदात में मुलविस दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया और सबसे अफसोसनाक बात एक बार फिर कि ये जो बच्ची के साथ ज़्यादती हुई, उसको कत्ल किया गया, ये कोई गैर नहीं था, उसका सगा उसके चाचे का बेटा था और साथ घर पे रहता था। 7 साल उस मासूम बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, गला घोट कर कत्ल कर दिया गया और मुल्ज़िमान भी अगर आप देखिए तो बहुत कम से उम्र, ये वो 2 लड़के दरिंदे जिन्होंने उस बच्ची को गला दबाकर मार दिया, उसके साथ ज़्यादती की और उसे नहर में, वहाँ पर जो भी तालाब था उसमें फेंक दिया। ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने मिलकर इस बच्ची के साथ ज़्यादती की और इनमें से एक उसका सगा चचाजाद भाई था। चचाजाद भाई, जब आप एक बात करते हैं और भाई का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो यू फील सो सिक्योर, आपको इतनी एक प्रोटेक्टेड फीलिंग आती है कि आप अपने किसी खूनी रिश्ते के साथ, आप किसी रिश्तेदार के साथ कहीं जा रहे हैं और एक छोटा बच्चा तो नोन फेसेस के ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है। तो क्या हमारा इतने करीबी रिश्तों से भी एतबार उठ गया? क्या हम अपने बच्चों को लेकर, मैं सिर्फ बच्चियों की बात नहीं कर रही, क्या हम अपने बच्ची और बच्चियों दोनों को लेकर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते? क्या माँ बाप के अलावा अब बच्चों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है? आई थिंक नाउ इज द पॉइंट, हमें ये सोच लेना होगा। बिल्कुल, और जिस तरह से ये वाक़यात हो रहे हैं और तवातर से हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, हमें ये देखना होगा, हमें ये सोचना होगा कि जो कानून बन रहे हैं, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो कितनी तेज़ तर है और उसमें अभी क्या सुकम है जिसकी वजह से ऐसे घिनौने इक़दाम दोबारा से सामने आते हैं। क्या वो सोच है, क्या वो वजूहात हैं, इस पर भी हमें डिबेट भी करनी चाहिए, बात भी करनी चाहिए और तवातर से बात करनी चाहिए। लेकिन चूँकि अब ये एक और वाक़या लाहौर में हुआ है तो लाहौर की पुलिस ने इस पर क्या किया अब तक, कैसे इसको गिरफ्तार किया, क्या वो मुहरक़ात थे और अभी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर क्राइम रिपोर्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान मलिक।
वालेकुम अस्सलाम। इरफान, इंतहाई अफसोसनाक वाकया, एक और दिलखराश वाकया, अल्फाज नहीं होते हमारे पास जब हम इस तरह के वाकयात के बारे में बताते हैं कि हम किस तरह से अपने दुख का इजहार करें। आप बताइएगा ये क्या वाकया है, पुलिस ने कैसे इन जो दरिंदे हैं उनको गिरफ्तार किया है? बिल्कुल, आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ सुंदर के इलाके में एक बच्ची की लाश, वो 7 साला बच्ची, उसकी जोहर के करीब एक बरामद हुई। तो उसके बाद अहले इलाका की जानिब से पुलिस को इतला दी गई कि यहाँ पे एक बच्ची की, मासूम बच्ची की लाश पड़ी हुई है। पुलिस जब मौके पे पहुंची तो पुलिस को हालात वाक़यात जो थे वो मशकूक दिखाई दिए। इसी हवाले से पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछा तो ये पता चला कि सुंदर के रिहायशी उस घर के करीब ही, उस जौहर के करीब ही इसका घर था जहाँ पे ये बच्ची रिहाइश पजीर थी। पुलिस ने अहले इलाका से बात की, मोहल्लेदारों से बात की और इस बच्ची के बारे में, इसकी लास्ट लोकेशन के बारे में पूछा कि ये बच्ची किसके साथ देखी गई हुई। तो वहाँ पे एक खातून जो थी वो मोहल्लेदार बड़ी कारगर साबित हुई और उनकी जानिब से ये बताया गया कि ये बच्ची अपने कज़न के साथ, जो जिसकी उम्र 13-14 साल के करीब है, रिजवान यूसुफ उसका नाम है, उसके साथ देखी गई थी और उसने उसको 10 रुपये दिए थे और उसने कहा था कि मेरे साथ चलो, तुम्हें बाज़ार से कुछ खाने पीने के लिए लेकर दूंगा। जब ये वो उसके साथ जा रही थी तो उसके बाद ये बच्ची जो थी वो कुछ देर बाद लापता होगी और उसके कुछ घंटों के बाद बच्ची की लाश जो थी वो मिली। पुलिस ने उसके ऊपर काम शुरू किया और रिजवान यूसुफ को जब पकड़ा तो रिजवान यूसुफ क्योंकि बहुत कम उम्र है तो उसने फौरी पुलिस को बता दिया कि उसने बच्ची को मारा है और उसने अकेले नहीं बल्कि उसके साथ उसका एक दोस्त अल्लाह दिता जो था वो भी साथ था, जो उसका हम उम्र ही था। पुलिस ने इन दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और इनसे जब तहकीकात की तो इसमें एक खौफनाक चीज़ जो सामने आई उसमें ये थी कि मुल्जिमान ने बच्ची को जब पकड़ा तो बच्ची को के साथ ज्यादती की उनकी नीयत तो पहले ही थी, लेकिन बच्ची ने शोर मचाना शुरू किया तो उन्होंने बच्ची को गला घोंट कर कत्ल किया और उसके बाद उसको ज्यादती का निशाना बनाया। यानी कि पहले बच्ची को मार दिया और फिर उसको ज्यादती का निशाना बनाया। जी बिल्कुल, बच्ची को पहले मारा गया मुल्जिमान के मुताबिक क्योंकि बच्ची शोर कर रही थी और बच्ची को जब उन्होंने मार दिया तो उसके बाद दोनों ने उसको ज्यादती का निशाना भी बनाया। अब इस हवाले से अब बताएं कि आपको मुल्जिम गिरफ्तार हो चुके हैं। आप मुल्जिमान को आज कचहरी में पेश किया जा रहा है, दोनों मुल्जिमान को, जहां पे जो 164 के बयान हैं दोनों कलमबंद करवाएंगे। ये 164 के बयान है कि जो मुल्जिमान जज के सामने अपना इतराफ़ जुर्म करते हैं। अच्छा इरफान, हम प्रोसिक्यूशन की तरफ तो आएंगे ही और केस कैसे बिल्डअप किया जा रहा है उस तरफ भी आएंगे। इतराफ़ जुर्म में क्या इन मुल्जिमों ने, इन दरिंदों ने, है तो कम उम्र, ये बताया कि ये वाकया उन्होंने, मतलब ये पूरा इंसिडेंट पेश कहाँ आया, इनके पास जगह कहाँ थी, कहाँ लेकर गए वो बच्ची को? बिल्कुल, आपको सिमल बताएं कि कोई इन्होंने इसके लिए कोई जगह नहीं ली, कोई इनके लिए कोई जगह ढूंढना भी मुश्किल नहीं था क्योंकि सुंदर का इलाका अगर देखें तो वो एरिया जो है वो काफ़ी खुला इलाका है, देहाती इलाका है और उसमें झाड़ियाँ या इस तरह के जो खुले एरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इन बच्चों ने भी, जो दोनों नौजवान मुल्जिम हैं, इन्होंने भी इस कम उम्र बच्ची को लेकर जाकर पास ही झाड़ियों में ज्यादती का निशाना बनाया और उससे पहले ये कत्ल कर चुके थे बच्ची को गला घोंट कर, क्योंकि मासूम बच्ची थी, 7 साल बच्ची की उम्र है और छोटी सी बच्ची जो है वो इन दरिंदों ने पहले उसको कत्ल किया और वहीं पर उसको बाद वहाँ पर। इरफान, अब इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है, मेरे ख्याल में इसके ऊपर बयान हम करते हैं तो हमारे पास वो अल्फाज नहीं होते, हम अपने दुख का कैसे इजहार करें। यकीनन आपकी भी यही फीलिंग्स होगी, लेकिन आपने इस अब वाक़े को देखा है बड़े करीब से होते हुए और फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस, आप जिक्र कर रहे थे कि चालान पुलिस ने जमा करा दिया या फिर अभी कराना है, फिर प्रोसिक्यूशन का एक तरीकाकार होगा। ये बताइएगा कि जुवेनाइल जो क्राइम होता है जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, अब इन्होंने तो मार दिया बच्ची, इनको कोई रिलीफ तो नहीं मिलेगा, कोई आसानी तो नहीं मिलेगी ना? देखें, अगर हम देखें कि अंडर एज जो लोग होते हैं, जो मुल्जिमान होते हैं, उनको पाकिस्तान के जो कानून के मुताबिक सजाए मौत नहीं दी जा सकती। तो अगर हम डकैती और रेप के केसेस में, अगर डकैती के दौरान रेप हो या रेप के दौरान मर्डर किया जाए तो इसकी कानून के अंदर जो सज़ा है उसके मुताबिक ये सजाए मौत बनती है। लेकिन ये दोनों क्योंकि अभी अंडर एज है तो इसमें ये कहना मुश्किल है कि इनको सजाए मौत दी जाएगी या नहीं, क्योंकि अगर कानून के मुताबिक देखा जाए तो इनको सजाए मौत नहीं बनती और यही वजूहात हैं कि ऐसे केसेस जो हैं वो रोज़ ब रोज़ बढ़ते जाते हैं और इसमें क्योंकि मुल्जिमान को सजाएं नहीं होती। हम इसी केस के साथ अगर रिलेट करें मोटरवे ज्यादती केस का, तो उस केस के बाद देखें कि किस तरह
जो है सिविल सोसाइटी ने भी इसके ऊपर शोर किया, हुकूमती वज़रा जो थे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी इसके ऊपर कहा गया कि मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। लेकिन अभी भी देखिए कितने माह गुजरने के बावजूद 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, अभी तक मुल्ज़िम को सज़ा नहीं हो पाई। इसी तरह हमें एक केस की अगर एग्जाम्पल मिली थी तो वो हमें कसूर में जो ज़ैनब का केस था उसमें एग्जाम्पल मिली थी कि हुकूमत जब हरकत में आई, हुकूमत ने उस मुल्ज़िम का स्पीडी ट्रायल करवाया और स्पीडी ट्रायल के बाद उसको जो सज़ा मिली और उस बच्ची के जो कातिल थे वो सज़ा पाने के बाद लोगों को ये एहसास होना शुरू हुआ था कि अगर कोई ऐसा जुर्म किसी जगह पे होगा तो जो हमारा जुडिशल सिस्टम है ये हरकत में आएगा और उसके बाद मुल्ज़िमान को सज़ाएं जो मिल पाएंगी। लेकिन उसके बाद वो एक केस एग्जाम्पल के तौर पे तो हम ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसे हज़ारों वाक़यात जो हैं वो मुल्क भर में हुए। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में ज़ैनब केस के बाद ऐसे केसेस की तादाद बढ़ी थी। अच्छा, लेकिन ज़ैनब केस जहां आपने कहा इरफान, जहां आपने कहा कि उस केस में एक निशान, इबरत का निशान बनाया गया ताकि एक मिसाल कायम हो, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जहां हज़ारों केसेस हो तो एक केस जो है वो उस तरह से इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। लेकिन उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट ज़ैनब बिल के हवाले से आया था, जो बाकायदा एक कानून साजी, जो बाकायदा एक पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया, इस तरह के केसेस को स्पीडी हल किया जाएगा, सजाएं दी जाएंगी, पूरी तरह से इसको लुक आफ्टर किया जाएगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं हो जाएंगी अब? आपको क्या लगता है? देखिए सीमल, इसमें बहुत सी हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें अभी बहुत सी खामियां हैं, बहुत से सिस्टम हैं जिसकी वजह से ऐसे जो मुल्ज़िमान हैं वो फ़ायदा उठा लेते हैं और उनको करार वाकई सज़ा नहीं मिलती और इनको सज़ाएं ना मिलने की वजह से ही हमारा माशरा जो है वो बुराई की तरफ जा रहा है। जहाँ पे हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसके अंदर नकायस हैं, वहाँ पे हमारे माशरती कदरें जो हैं वो भी हम खोते जा रहे हैं। देखिए, अगर ये वाकया पेश आया, इसमें 7 साल बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने वाले उनके अपने रिश्तेदार थे। बिल्कुल, अगर रिश्तेदार के जो पेरेंट्स थे, उनके बच्चों के जो पेरेंट्स थे नौजवानों के, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, उनकी तरबियत जो है वो अच्छी करे, तो मैं समझता हूँ इसके ऐसे केसेस के अंदर कमी लाई जा सकती है। लेकिन जहाँ पे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर फॉल्ट है, वहाँ पे हमारी माशी कदरें जो है उसके अंदर भी बहुत से बिल्कुल आपकी बात सही है इरफान मलिक। जिस तरह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करना है, हमने अपनी साइकोलॉजी पर बहुत बार काम करना है कि हमारे लोगों की साइकी क्या है, किस तरह से हम इनकी एक बेहतर किरदार लेकर आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और मामला कि हमने देखा कि पतोगी में वाक़या पेश आया, एक शख्स ने 5-6 बच्चों के साथ ज्यादती की और वो फिर रहा था, इससे पहले वो कत्ल भी कर चुका था। क्या हमारे पास ऐसा कोई काम हो रहा है कि कोई मुल्जिम है या मुजरिम साबित हो चुका है तो फिर वो बाहर आने के बाद भी उसको टैप रखा जाए, उसको देखा जाए, मॉनिटर किया जाए, ताकि ये वाकयात रिपीटेडली जो वही मुल्जिम करते हैं ना हो सके? अब उधर ये बहुत एक अलार्मिंग चीज़ है हमारे लिए कि ऐसे मुल्जिमान जो हैं वो रिपीटेडली वारदात करते हैं, क्योंकि जैसे हमने बात की कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसके अंदर फ्लॉज है। एक तरफ अगर ऐसे वाक़यात होते हैं तो मुल्ज़िमान के साथ मुद्दई अगर सुलह कर ले तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मुताबिक उसको सज़ा नहीं दी जा सकती और वो केसेस जो हैं वो ठप हो जाते हैं। हम मोटरवे केस की अगर बात करें, जैसे कि मोटरवे का केस था तो उसमें मुल्ज़िम आबिद मल्ली जो था उसकी जानिब से आप देखें कि उसका अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड देखें तो उसने पहले भी ऐसा वाक़या किया जिसमें उसने माँ और बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि जो मकामी असर रसूख रखने वाले अफराद थे उन्होंने आबिद मल्ली और उस जो रेप विक्टिम फैमिली थी उनके दरमियान पैचअप करवाया। वो पैचअप पैसों की सूरत में हो, वो पैचअप दबाव की सूरत में हो या किसी और वजूहात की बिना पे, जब वो पैचअप हुआ तो उसके बाद वो लोग बाहर आए और उन्होंने ऐसे वाक़यात मजीद किए, जिसमें जो लाहौर की बाउंड्री है शेखुपुरा, वहाँ पे भी उन्होंने वाक़या किया। उसमें एक मुल्ज़िम पकड़ा गया और वहाँ पे पुलिस का किरदार ये था कि पुलिस ने उन मुल्ज़िमान से इंटरोगेट नहीं किया और मुल्ज़िमान चंद दिनों के बाद जमानत पे रिहा हो गए। अच्छा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अगर देखा जाए तो जहाँ पे पुलिस की खामियां हैं वहाँ पे हमारे जो लीगल सिस्टम है उसकी भी बहुत बड़ी खामियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है ताकि ऐसे वाक़यात कम हो। अच्छा इरफान, आपकी बड़ी कड़ी नज़र है ये मोटरवे इंसिडेंट पे, क्या वजह है अब तक मजीद प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं हो सकी, उस हवाले से भी बता दीजिएगा। सीमल, इसमें बहुत सादी सी वजूहात हैं। जैसे में हम बात कर रहे हैं कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जहाँ पे मुल्ज़िमान को फ़ायदा देता है वहाँ पे मुद्दई के लिए भी मुश्किलात पैदा करता है। इसमें मुद्दई की तरफ से अगर जो मुकदमात दर्ज किए गए तो जब मुकदमा दर्ज हुआ था
तो उसमें कुछ फ्लॉज जो रह गए थे मुकदमा दर्ज करने में पुलिस के एंड से, और पुलिस के एंड से ये मुकदमा दर्ज करने में जो वजूहात सामने आई थी कि जो लोग उस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे जो वहाँ पे मौके पे पहुँचे थे, उनका उस खातून के साथ जो था वो कोई रिलेशन नहीं था, और उस खातून उसका रिलेशन ना होने की वजह से ये मुकदमे के अंदर उनका नाम भी लिखा गया और नाम भी उनके दुरुस्त नहीं थे, और इसी वजह से ये केस जब अदालत के अंदर प्रोसीड करता है तो अदालत में इन्हीं खामियों को जो मुल्जिमान के बुकरा हैं वो कैश करते हैं और उनको बताते हैं कि ये वजूहात की बिना के ऊपर ये मुल्जिम साबित ही नहीं हो रहा। लेकिन इस केस जो मोटरवे केस में अगर हम बात करें तो उसमें फॉरेंसिक एविडेंस जो थी वो आ चुकी थी, मुल्जिम का जो बयान था अदालत में वो आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद अभी कुछ ऐसी शहादतें रह गई हैं जो इस केस बेसिकली स्पीडी ट्रायल होना बड़ा जरूरी है। स्पीडी ट्रायल के लिए कानून साजी होनी चाहिए, और जिस तरह से कहा जाता है कि 3 से 4 महीने में इस तरह के रेप केसेस का फैसला किया जाए, ये बड़ा जरूरी है। इसके साथ जाते जाते इरफान मलिक, अगर क्विकली आप बता दें, लाहौर पुलिस की 1 साल अब हो चुका है, कारकर्दगी कैसी रही है? चेंजेस तो बड़े आई हैं, आईजी के बाद CCPOs और फिर अफसरान के जो तबादले होते हैं, कोई फ़र्क पड़ा है लाहौर पुलिस में? कुछ बेहतरी नज़र आ रही है हमें आइंदा आने वाले साल में? अबूजर बिल्कुल, इसमें हम आपको बताएं कि चंद रोज़ पहले इसी हुकूमत के जो वज़ीर आला हैं उनकी जानिब से लाहौर के जो CCPO लाहौर थे, CCPO उमर शेख हैं, उनको बुलाया गया और उनकी सरजनिश की गई, और सरजनिश की वजह ये थी कि लाहौर में जराइम की रेशो बढ़ रही थी, जो कि वज़ीर आला पंजाब को खुद एहसास हुआ कि लाहौर में जराइम बढ़ रहा है, और पुलिस सिर्फ दावे कर रही है और बयानात दे रही है कि हमने बहुत अच्छी कारकर्दगी कर ली, लेकिन कारकर्दगी ना होने की वजह से ही जब वज़ीर आला खुद नोटिस ले रहे हैं तो उससे आप अंदाज़ा करें कि लाहौर में क्राइम की सूरत हाल क्या होगी। लाहौर में क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लोगों के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था वो खत्म होता जा रहा है, और ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है जिसका खत्म होता जा रहा है। और अगर पुलिसिंग की सूरत हाल ये रहेगी तो कोई भी इस शहर में या पूरे पाकिस्तान में ही अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं करेगा। ये जो एक उसको आई थिंक कंट्रोल करना होगा और गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमारे पास नाज़रीन वक्त खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।